हेलो और वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं DFCCIL के लिए एक मैराथन। इस मैराथन में हम लोग रीजनिंग, जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो ये सेशन आपकी आने वाली सारी पोस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिफोर एग्जाम आप लोगों को ये सेशन देखकर जाना होगा। इसमें होने वाले 100+ क्वेश्चंस। सो ये सेशन में रीजनिंग होगा मेनली एंड जनरल अवेयरनेस होगा। सो ये दोनों को कंबाइन मिलाकर 100+ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि कुछ सेशंस आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ बिफोर एग्जामिनेशन। ये सेशंस भी आप लोगों को रेफर करने हैं। सो सबसे पहला आता है DFCCIL से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस मैंने एक सेशन में डाले थे। वो सारे DFCCIL रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो भी DFCCIL का हिस्ट्री है, जो भी रिसेंट में उसकी न्यूज़ थी इंपॉर्टेंट, वो सारा उसमें मैंने कवर अप किया है। सो वो एक सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एक मैंने एक सेशन डाला था मैंने स्पोर्ट्स अफेयर का। आपको थंबनेल में ज़रूर RUVNL एग्जामिनेशन दिख रहा होगा, लेकिन उस सेशन के अंदर में मैंने सारा अगस्त से लेकर अप्रैल मंथ से लेकर अगस्त मंथ तक का सारा स्पोर्ट्स अफेयर उसमें मैंने कवर अप किया हुआ है। सो अगर आपको स्पोर्ट्स का पूरा कंप्लीट डेटा चाहिए तो आप लोगों को ये सेशन देखना होगा। इसमें आपको स्पोर्ट्स से दें चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। सो ये सेशन भी आपको देखना होगा ताकि स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए तो यहाँ से डेफिनेटली निकल जाएगा, ठीक है। देन आता है आपका टॉप 35 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो सितंबर मंथ आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो इसी मंथ में, और मैक्सिमम टाइम IBPS क्या करता है कि वो सितंबर के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस मतलब ज़्यादा होते हैं। सो आप लोगों को सितंबर मंथ जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। सो इसमें मैंने 35 क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए ऑलरेडी इस सेशन में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। सो इसमें आपको 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का सारा इंपॉर्टेंट डेटा मिल जाएगा। सो ये सेशन भी आपको देखना होगा। साथ ही साथ अगर आपने DFCCIL का मेरा अगर सीरीज़ फॉलो किया होगा तो इसमें मैंने काफ़ी सारे सेशंस जो है वो लिए हुए एंड जो इंपॉर्टेंट रेलवे के हिस्ट्री एंड रेलवे रिलेटेड जो क्वेश्चन और बाकी सारे सेशंस भी मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस किए हुए। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है। एंड आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो भी बिफोर एग्जामिनेशन आप लोगों को देखकर जाना है। अगर आप इसका ई-बुक चाहते हो फॉर द क्विक रिवीजन तो आप इसका ई-बुक भी कोचिफाई के एप्लीकेशन से ले सकते हो। आपको एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इन अगस्त 2021 हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैथी होटुल जो है वो पहली गवर्नर बनी है न्यूयॉर्क की। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगस्त की न्यूज़ है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। सो न्यूयॉर्क की जो पहली फीमेल गवर्नर बनी है वो है कैथी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हु लॉन्च द अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021। किसने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि बनी है यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो अश्विनी वैष्णव इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु लॉन्च द ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु डेवलप बाय द ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह। इन्होंने इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है मत्स्य सेतु और जिसे डेवलप किया है ICAR, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियन इकोनॉमिक्स एंड नोबल लॉरेट अमृता सेन वॉज कॉन्फर्ड विद द 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड इन सोशल साइंस कैटेगरी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन। स्पेन ये कंट्री है जिन्होंने जो इंडियन इकोनॉमिस्ट है एंड नोबल लॉरेट है अमृता कुमार सेन, जिन नोबल प्राइज़ मिल चुका है, सो उन्हें 2021 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड जो है इन्हें दिया गया इन सोशल साइंस कैटेगरी में। सो कौन से कंट्री ने दिया? ये स्पेन ने दिया है। कौन सी कैटेगरी में दिया वो भी ध्यान में रखना है, सोशल साइंस। किने दिया? अमृता कुमार सेन को दिया, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेन का जो टॉप प्रिंसेस ऑस्ट्रियस अवार्ड है वो अमृता कुमार को सेन को
दिया गया। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021। 2021 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है वो किन्हें दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइडिस पूनावाला है, जो कि चेयरमैन है पूनम बेस वैक्सीन मेकर इंस्टीट्यूट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। इन्हें 2021 का प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है वो दिया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो दिए गए वो सारे इस स्लाइड में मेंशन है आप लोगों के लिए, सो वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो ग्लोबल विनर अवार्ड जो है फॉर मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग बाय फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन, वो DBS बैंक को दिया गया है। ठीक है, देन US इनोवेशन अवार्ड जो है वो नेशनल साइंस फाउंडेशन को दिया गया है। देन SkySex वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो है इसमें हमारा जो इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है उसमें 58th रैंक आया हुआ है। ठीक है, ये जो SkySex वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो है ये इसका रैंकिंग जो है वो 100 एयरपोर्ट्स को दिया गया। सो इसमें टॉप करता है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दोहा कतार का जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने टॉप किया है इसमें। एंड इंडिया का जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो 58th रैंक पे है, हैदराबाद 64, मुंबई 65 एंड बेंगलुरु 71। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। देन एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड्स 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर मिला है कोरियन एयर को। हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड इन इकोनॉमिक्स मिला है कौशिक बासु को। सो ये बाकी सारे जो भी रिमेनिंग है मैंने कुछ डिस्कस किया आप लोगों के साथ, कुछ नहीं किए। सो आप लोगों को ये सारे अवार्ड्स ध्यान में रखने होंगे क्योंकि अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को और मिल जाएगा बेस्ट फिल्म अवार्ड इन डॉक्यूमेंट्री सेक्शन। डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में कौन सी मूवी को बेस्ट अवार्ड दिया गया है? तो वो है डिकोडिंग शंकर। ठीक है, देन ओलंपिक लॉरेल एट द टोक्यो ओलंपिक्स। सो ये आपको ध्यान में रखना है, बांग्लादेश के जो नोबेल लॉरेट है मोहम्मद यूनुस, इनको दिया गया है ओलंपिक लॉरेल एट द टोक्यो गेम्स। देन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड इन कांस 2021 वो है पायल कपाडिया, इन्हें दिया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड इन कांस 2021। जो भी कांस 2021 के जो भी फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो सारे अवार्ड्स भी आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, सो बाकी भी आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 का आशा भोसले को दिया गया। देन मिस इंडिया USA 2021 में जो बनी है वो है वैदेही डोंगरे। ठीक है, मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का अवार्ड इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया। देन ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर बाय स्नोफ्लेक लार्सन एंड टूबरो इन्फोटेक को दिया गया। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अगेन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, द BCCI हैज़ इन्फॉर्म दैट T20 वर्ल्ड कप 2020 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। BCCI ने इन्फॉर्म किया है कि T20 वर्ल्ड कप जो है 2021 का वो कहाँ पर होगा, कौन से कंट्री में होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ A एंड B इसका करेक्ट आंसर होगा। UAE एंड ओमन जो है यहाँ पर होने वाले हैं BCCI के T20 के जो वर्ल्ड कप है वो होने वाला है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले जो है वो इंडिया में होने वाले थे बट ड्यू टू ये कोविड इशू जो है वो अभी फाइनल हो चुका है कि वो UAE और ओमन में होने वाला है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, 2023 का जो ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप होगा वो होगा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, वो 8th एडिशन होने वाला है और वो साउथ अफ्रीका में होगा। देन 2023 का जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा हमारा वो इंडिया में होने वाला है और उसका 13th एडिशन है जो कि इंडिया में होने वाला है। ठीक है, 2023 में। BCCI के जो प्रेसिडेंट है वो है सौरव गांगुली और आपको IPL पता ही होगा कि वो कंटिन्यू हो चुका है, 14th एडिशन है जो कि UAE में भी कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन अ डिफेंस नावल एक्सरसाइज नेम ला पेरोस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पार्टिसिपेट विद इंडिया। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है डिफेंस नावल एक्सरसाइज जिसका नाम है ला पेरोस। सो इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ पार्टिसिपेट किया ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस के साथ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है और इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है बे ऑफ बंगाल इन अप्रैल 2021 में इसे कंडक्ट किया गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस और इंडिया के बीच में ये डिफेंस नावल एक्सरसाइज है जिसका नाम है ला पेरोस जो कि बे ऑफ बंगाल में हुआ। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू एक्सरसाइज। सो सेकेंड एडिशन ऑफ ज़ैर अल बहर जो ये जो एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी और कतार
नेवल फोर्स के बीच में हुई है। अगस्त में ही ये इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया, August 9 to August 14 इन द पर्शियन गल्फ। ठीक है, सो ज़ैर अल बहर जो एक्सरसाइज है वो बिटवीन है इंडियन नेवी एंड कतर एमिरी नेवल फोर्स। नेक्स्ट है द maiden bilateral naval exercise between India and Saudi Arabia dubbed Al Mohammed Al Hind begin on 12th of August in Al Zubail, Saudi Arabia। मतलब इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ये एक्सरसाइज है अल मोहम्मद अल हिंद, जो कि सऊदी अरेबिया में इसे कंडक्ट किया गया, जो कि अगेन अगस्त मंथ में हुई एक्सरसाइज है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी अंडरटूक अ बायलैटरल एक्सरसाइज ज़ैद तलवार 2021 विद यूएई नेवी ऑफ द कोस्ट ऑफ अबू धाबी। सो ये इंडियन नेवी के साथ एंड यूएई के नेवी के साथ जो एक्सरसाइज हुई इसका नाम है ज़ैद तलवार 2021, जो कि अबू धाबी के कोस्ट पर हुई है। ठीक है, एंड लास्ट है 19th एडिशन मुआ वरुणा 2021 का, जो कि एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच नेवी, जो कि कंडक्ट की गई इन द अरेबियन सी, वेस्टर्न इंडियन ओशन में। ठीक है, सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरुणा जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। सो एक्सरसाइजेस के नाम ध्यान में रखने हैं और वो कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में होती है ये ध्यान में रखना है, साथ ही साथ वो कहाँ पर कंडक्ट की जाती है ये भी आपको ध्यान में रखना है रिलेटेड टू एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हु इनॉग्रेटेड द मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। किसने इनॉग्रेट किया है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 को, जिसको ऑर्गेनाइज किया है पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवे के मिनिस्ट्री ने? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 को, जिसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा। ठीक है, सो इसका डेनमार्क जो था वो पार्टनर कंट्री था फॉर द 3 days समिट। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि डेनमार्क जो था वो पार्टनर कंट्री था ये 3 दिन की जो समिट थी उसके लिए। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटी होस्टेड अ 5-day लॉन्ग ट्यूलिप फेस्टिवल? कौन से स्टेट या फिर यूटी ने 5 दिन का लंबा ट्यूलिप फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया, होस्ट किया? वो है जम्मू कश्मीर। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए गिवन है बट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है वो बने हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। ये 21st गवर्नर बने हैं। अगर एडिशनल चार्ज को ऐड करते हैं तो 38th गवर्नर बने। ठीक है, सो आप लोगों को नंबर पता होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ज़रूरी नहीं है कौन बने ये पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से नंबर के गवर्नर बने। सो एडिशनल चार्ज को अगर काउंट करते हैं तो 38th रैंक आता है एंड एडिशनल चार्ज को अगर रिमूव करते हैं तो 21st रैंक आता है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो है जयराम ठाकुर। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को जो रिसेंट कैबिनेट में रिशफल हुआ एंड जो भी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जो भी चेंज हुए अगर वो भी आपको जानना है, क्योंकि वो एग्जाम में आने के चांसेस है, तो आप लोगों के लिए एक जो सेशन है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है। वेरी क्विक सेशन है, 15 मिनट का ही सेशन है। उस 15 मिनट में आप सारा कैबिनेट रिशफल जो भी चीफ मिनिस्ट्री और गवर्नर में चेंजेस हुए अभी तक का, अगस्त तक का, वो सारा मैंने उसमें मैंशन किया हुआ है। सो उसका आपको आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। सो आफ्टर दिस सेशन डेफिनेटली जाकर देखिए, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सो आप उसका आंसर मार्क कर पाओगे अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, सो आपको सारा उसमें जो भी चेंजेस है स्पेसिफिकली वही मैंने वहां पर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी इन विच सिटी? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीगढ़। अलीगढ़ कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी को कौन से सिटी में लाया है? सो वो है अलीगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 5 प्लेयर हैव बीन इंक्लूडेड इन द टॉप्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टॉप्स? टॉप्स में 5 प्लेयर को इंक्लूड किया गया। सो टॉप्स का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है वो टॉप्स का फुल फॉर्म है। सो इसमें 5 प्लेयर्स को जो है वो इंक्लूड किया गया। वो है टेनिस प्लेयर अंकिता रैना, रोवर अर्जुन लाल जाट, अरविंद सिंह एंड रेसलर सीमा बिस्ला एंड सुमित मलिक हैव बीन इंक्लूडेड इन द कोर ऑफ ग्रुप ऑफ टॉप्स। सो टॉप्स में 5 प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया।
ठीक है, मैंने वो 5 प्लेयर्स के आपको नाम बताया, इसका फुल फॉर्म भी बता दिया, तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज अ न्यू रिपोर्ट अनसर्टेन पाथवे। अनसर्टेन पाथवे ये नई रिपोर्ट जो है वो किसने रिलीज की, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क एंड इसे फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 में। सो अनसर्टेन पाथवे जो लाया है वो यूनिसेफ ने लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इन हु इनॉग्रेटेड द इंडिया एशियन एनर्जी पार्टनरशिप समिट 2021। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुप्रिया पटेल। इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया असेन एनर्जी इंजीनियरिंग पार्टनरशिप समिट। सो असेन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड ये जो पार्टनरशिप हुआ है बिटवीन इंडिया एंड असेन इंजीनियरिंग, असेन के बीच में हुआ, जो कि इनॉग्रेट किया अनुप्रिया पटेल ने। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 39A। कौन सा संविधान जो है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करवाता है फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल, तो कौन सा आर्टिकल ऐसा है, वो है ऑप्शन डी 39A के तहत ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स गिवन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सो आपको ये सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं और ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पॉलिटी से जो क्वेश्चन आता है उसमें से आर्टिकल जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। सो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 19 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स सर्टन रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, 21 जो आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21A में आता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सो ऑन। ये स्लाइड आपको कंप्लीट ध्यान में रखनी है एंड ये भी स्लाइड आपको कंप्लीट ध्यान में रखनी है। आपको इसका ई बुक जो है वो कोचिफाई के एप्लीकेशन में ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप चाहते हो वो सो आप वहाँ से ले सकते हो। सो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ सारे क्वेश्चन के साथ एज इट इज़ आपके लिए ई बुक अवेलेबल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट अंडर सी टनल ऑफ इंडिया बाय द ईयर 2023 विल बी बिल्ट इन विच सिटी। पहला अंडर सी टनल जो है इंडिया में 2023 तक जो है वो बिल्ट हो जाएगा, तो वो कौन से सिटी में हो रहा है, वो है ऑप्शन डी मुंबई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है मुंबई में जो है पहला अंडर सी टनल जो है वो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री हैज़ नेम द साइक्लोन यास। यास जो साइक्लोन आया था इस कंट्री का नाम किसने रखा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओमन ने रखा है यास का नाम। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओमन की जो कैपिटल है वो है मस्कट एंड करेंसी है रियाल। इसी के साथ जो एक उसके बाद एक और साइक्लोन आया था, जो उससे पहले एक और साइक्लोन आया था जिसका नाम है तोकते, और तोकते जो आया था उसको म्यांमार ने नाम रखा था। सो आप लोगों को ये दोनों साइक्लोन किसने इनका नाम रखा है वो ध्यान में रखना है। यास का ओमन ने एंड तोकते का जो था वो म्यांमार ने रखा था, ठीक है। सो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर विद ट्राइब इंडिया फॉर द लॉन्च ऑफ कारिकार मेला। किसने पार्टनरशिप किया है ट्राइब इंडिया के साथ फॉर द लॉन्च ऑफ कारिकार मेला, तो वो है अमेज़ॉन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेज़ॉन ने जो है वो ट्राइब इंडिया के साथ कोलैब करके जो है कारिकार मेला को लॉन्च किया है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है सारी ट्रेडिशनल मतलब चीज़ें जो है हैंडलूम आर्टिक्राफ्ट जो भी ट्रेडिशनल है वो सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा यहाँ पर सेल किया जाएगा, ठीक है, वो कस्टमर तक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेज़ॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन विल बी ओपन इन विच सिटी ऑन October 21, 2021। मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट और टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन विल जो है वो ओपन किया जा रहा है, तो कौन से सिटी में, उससे 21 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। सो वो है दुबई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंदन आई में भी ऐसा एक विल बनाया गया है जो कि ऑब्जर्व करता है पूरे सिटी को, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फुल सिटी को। सो उससे ये डबल बड़ा है,
ठीक है। सो इसका इन दुबई ये जो है ये एक व्हील है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील है जो कि 21 अक्टूबर को ओपन किया जाएगा। सो वो है दुबई में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड माई पैड माई राइट इनिशिएटिव बाय नाबार्ड एंड नैप फाउंडेशन एट किला विलेज इन गोमती डिस्ट्रिक्ट इज इन विच स्टेट। सो आप समझ सकते हो ये क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और आपको कौन से स्टेट में ये पूछा जा रहा है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमें सारी न्यूज़ पता होती है, लेकिन डेप्थ में जब क्वेश्चन पूछा जाता है सो वो इसी को कहा जाता है कि सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी और हमें स्टेट का नाम पूछा हुआ है। ठीक है। सो क्या पूछा गया है कि निर्मला सीतारमन है जिन्होंने एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है माई पैड एंड माई राइट। ये इनिशिएटिव उन्होंने नाबार्ड और नैप फाउंडेशन को मिलाकर किला विलेज गोमती डिस्ट्रिक्ट में इसे लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया। तो वो कहाँ पर है? वो है त्रिपुरा में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए आप जब भी करंट अफेयर डेली पढ़ते हो तो आपको वो जो न्यूज़ है वो कंप्लीटली थरली पढ़नी होगी। किसके साथ किया, कौन से स्टेट में किया, कौन से विलेज में किया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी बात पूछी जा सकती है। ठीक है। सो गोमती डिस्ट्रिक्ट जो कि त्रिपुरा में आती है, किला विलेज के अंदर नाबार्ड और नाप फाउंडेशन को मिलाकर जो है ये माई पैड माई राइट जो प्रोजेक्ट है वो निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ओशन डे 2021 द नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन हैज रिकॉग्नाइज्ड द डैश एज द वर्ल्ड्स 5th ओशन। सो ओशन डे, वर्ल्ड ओशन डे के दिन जो कि 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे, उस दिन नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन में 5वां जो वर्ल्ड का 5th ओशन जो है उसे रिकॉग्नाइज किया गया। तो वो कौन सा है? वो है सदर्न ओशन, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 4 ओशंस हुआ करते थे जो कि थे अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्टिक। ये 5 ओशंस को जो है वो इंक्लूड किया गया था, लेकिन अब ये जो 5th ओशन है ये इसे भी इंक्लूड किया गया है सदर्न ओशन, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है NOAA, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया सदर्न ओशन को एज द 5th बॉडी ऑफ द वाटर बैक। ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व इन इंडिया एनुअली टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर। सद्भावना दिवस जो है वो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो किन की बर्थ एनिवर्सरी पे, कौन से लीडर की बर्थ एनिवर्सरी पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है? सो वो है ऑप्शन बी राजीव गांधी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल 20 अगस्त को जो है सद्भावना दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ विच कंट्री वुड होस्ट द अफ्रीकाज फर्स्ट एवर ट्रैवल एंड टूरिज्म समिट। कौन सी कंट्री के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो है अफ्रीका का पहला फर्स्ट एवर ट्रैवल एंड टूरिज्म समिट जो है वो होस्ट किया? सो वो है साउथ अफ्रीका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स है, आप लोगों को ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कौन सी है। ठीक है। देन साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड एंड प्रेसिडेंट है साइरिल रामाफोसा। ठीक है। 3 जो कैपिटल है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी होगी। कौन सी? एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होती है, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल होती है एंड एक जुडिशियल कैपिटल होती है। ठीक है। सो ये तीनों कैपिटल को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। विच कंट्री एम्स टू सेंड इट्स क्रू मिशन टू मार्स इन 2033। कौन सी कंट्री ने एम किया है कि वो अपना पहला क्रू मिशन जो है जो कि मार्स पे भेजेगा 2033 तक के, मतलब 2033 तक के वो अपना पहला क्रू मिशन जो है वो मार्च पर भेजेगा? वो है चाइना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है यॉन रेनमिबी, प्रेसिडेंट है जिनपिंग एंड वहाँ का नेशनल स्पोर्ट जो है वो है टेबल टेनिस। सो चाइना जो है वो पहली क्रू मिशन जो है पहला वो 2033 तक जो है वो भेजेगा, ऐसा उसने एम किया है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा हु हैज़ वन 3rd टेन्योर आफ्टर विनिंग जनरल इलेक्शन 2021। सो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम हमें बताना है जिन्होंने तीसरी बार 3rd टेन्योर जो है वो जनरल इलेक्शन 2021 में जीत लिया है। वो है जस्टिन ट्रूडो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्टिन ट्रूडो जो है वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा 3rd टाइम। कनाडा के जो कैपिटल है वो है ओटावा एंड वहाँ पे जो करेंसी है वो है कैनेडियन डॉलर। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस गेट कवर्ड विद द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। कौन सी बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? वो है ऑप्शन डी तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। ये दो स्टेट की जो बीचेस है उन्हें ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिला है। तमिलनाडु की कौन सी रिवर है? तमिलनाडु की कौन सी रिवर बीच है जिसे मिला है? कोवलम एंड पुडुचेरी की इडन। सो ये दो बीचेस को जो है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27, यशपाल शर्मा पास अवे इन जुलाई 2021, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। यशपाल शर्मा जो है इनका निधन हुआ तो वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो वो है क्रिकेट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप विन में उन्होंने एक उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, यशपाल शर्मा, जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28, द मैस्कॉट ऑफ 2020 टोक्यो ओलंपिक्स इज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेराई टोवा जो है वो मैस्कॉट था टोक्यो ओलंपिक्स का। एंड आप इस पिक्चर में देख सकते हो, एंड जो सोमेटी था वो पैरा ओलंपिक का मैस्कॉट था। सो आपको ये दोनों मैस्कॉट ध्यान में रखनी है, टोक्यो का है मेराई टोवा एंड पैरा ओलंपिक का है सोमेटी। सो ये आप लोगों को पिक्चर की फॉर्म में मैंने मेंशन किया हुआ है, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा टोक्यो के विनर्स, पैरा ओलंपिक के विनर्स, आप लोगों को और भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक आपको मैंने वीडियो सजेस्ट किया है, वो देखना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा वीडियो है। डेफिनेटली आप लोगों को वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। एंड आफ्टर दैट आप लोगों को सेप्टेम्बर का सेशन देखना है, उसमें भी मैंने जो भी पैरा ओलंपिक्स के कंप्लीट विनर्स को और जो भी पैरा ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैंने ये 2 सेशंस में कवर अप करवाई है, ताकि आप लोगों को अगर टोक्यो और पैरा ओलंपिक से कोई क्वेश्चन है तो आपका डेफिनेटली कवर अप हो जाएगा। तो ये 2 सेशंस तो आपको बिफोर एग्जामिनेशन देखने होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और इस साल का जो टोक्यो ओलंपिक का मोटो था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन। सो मोटो भी ध्यान में रखना है, मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। जो है अमर्त्य सेन जो है वो है होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर के ऑथर। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस बुक को पब्लिश किया गया पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा। सो ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सी बुक किसने पब्लिश किया है, पेंगुइन द्वारा इसे पब्लिश किया गया और ऑथर है अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13, विच प्लेयर हैज़ बिन एडजर्ड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त। अगस्त के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? हर महीने में जो है आईसीसी मेन और विमेन प्लेयर बनते हैं। सो आप लोगों को जो भी अभी पिछले 3 महीने की स्पेसिफिकली सारी न्यूज़ को आपको कवर करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो प्रीवियस 3 मंथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी एग्जामिनेशन के लिए। सो प्रीवियस 3 मंथ का जो भी करंट अफेयर जो भी न्यूज़ है वो सारी आपको बहुत अच्छे से याद में रखनी है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस मंथ का आपको ध्यान में नहीं रखना है, बट स्पेसिफिकली आपको 3 मंथ्स का काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है, और उसके पहले के 3 मंथ का अगर आप और भी पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के बने हैं जो रूट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगर विमेन में पूछा गया तो आंसर हो जाएगा एमिया रिचर्डसन बनी है आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ अगस्त। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, हु हैज वन द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 फॉर द सर्विस अमिड कोविड-19। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो जो कोविड में जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई उसमें उसके लिए इनमें से किसे वो अवार्ड दिया गया? सो वो है ऑप्शन ए, भानुमति घिवाला। सो भानुमति घिवाला जो है इन्हें नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया फॉर सर्विस अमिड कोविड-19। रामनाथ कोविंद जो है इन्होंने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड टोटल 51 नर्सेज को अक्रॉस द कंट्री उन्होंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, सो ये भी ध्यान में रखना है कि कितने नर्सेज को टोटल प्रोवाइड किया गया, 51 नर्सेज को उन्होंने ये प्रोवाइड किया है। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट जो है इस बुक के ऑथर कौन है? सो वो है ऑप्शन डी, केजी अल्फोंस जो है वो है इस बुक के ऑथर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33, विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सो कौन से कंट्री ने टॉप किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जिसे रिलीज किया WIPO ने? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है इस रैंकिंग में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अब WIPO का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है यहाँ पर। उसके बाद आता है स्वीडन, देन US एंड देन UK।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 34. Which of the following sports has been included for the first in the Olympic Games 2020 onwards? मतलब कि पहली बार जो है ओलंपिक गेम्स 2020 के ऑनवर्ड्स, मतलब आगे से ये सारे खेल को इंक्लूड किया जाएगा. सो वो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. बेसबॉल, कराटे एंड सर्फिंग, इन तीनों स्पोर्ट्स को जो है वो इस साल से इंक्लूड किया गया. ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 18 न्यू इवेंट्स जो है जो इन गेम्स को जो ऐड किया गया, उनके लिए नए 18 इवेंट्स को जो है वो भी अकोमोडेट किया गया, मतलब हेल्ड किया गया नए 18 न्यू इवेंट्स को. और उसके लिए 474 मोर एथलीट्स ने भी वहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट किया. सो बेसबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग, ये सारे गेम्स को टोक्यो 2020 के जो ओलंपिक्स हुए उसमें ऐड किया गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 35. हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन विमेन हॉकी प्लेयर टू स्कोर हैट्रिक एट द ओलंपिक? इनमें से कौन सी जो पहली इंडियन विमेन है जिन्होंने हैट्रिक जो है टोक्यो ओलंपिक में जो है वो लगाए? वो इंडियन विमेन हॉकी प्लेयर है, उनका नाम है वंदना कटारिया. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? ये है उत्तराखंड की. सो वंदना कटारिया है जिन्होंने हैट्रिक जो है हॉकी में मारा है. सो वो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड इन्हें जो है वंदना कटारिया को जो है वो उत्तराखंड की विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एम्बेसडर भी बन चुकी है. सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा. आपको ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की एम्बेसडर कौन बनी? तो वो बनी है वंदना कटारिया. ठीक है, ये रोशनाबाद हरिद्वार उत्तराखंड से बिलोंग करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 36. वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? सो कौन सी डेट पर वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो मनाया जाता है? सो वो है ऑप्शन ए, 10th ऑफ अगस्त को मनाया जाता है. सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 10th ऑफ अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो मनाया जाता है. एंड इस साल का जो थीम था वो था द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर द बेटर एनवायरमेंट. सो आपको थीम भी ध्यान में रखना है और कौन से दिन मनाया जाता है ये भी ध्यान में रखना होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 37. इस्माइल सबरी याकूब हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो इस्माइल सबरी याकूब जो है वो बने हैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर. सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. मलेशिया की जो करेंसी है वो है रिंगिट एंड कैपिटल है कुआलालंपुर. एंड इनको याद करने का ट्रिक है, इनके नाम सरनेम में याकूब है, सो वहाँ से हमने यार लिया है. ये मलेशिया के बने इसलिए मलेशिया लिया है. देन सबरी से हमने सब लिया है और इस्माइल से हमने मेल लिया है. सो हमारा ट्रिक कंबाइन बन गया है. यार मलेशिया से सब मेल कर रहे हैं. सो मेल इस्माइल सबरी याकूब, अगर आप लोगों को पूछा जाता है कि कौन से कंट्री के बने, सो मेल सब कर रहे, यार सब मेल कर रहे. कहाँ से कर रहे हैं? मलेशिया से कर रहे हैं. सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. मैं आप लोगों के साथ ये सेशन बार बार लाती हूँ कि जो भी प्राइम मिनिस्टर अलग अलग कंट्रीज़ के चेंज होते हैं, प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, उसको मैं ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. इसके पहले भी मैंने सेशंस में आपके लिए प्रोवाइड किए हैं. प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी चेंज हुए हैं वो सारे आपको उस सेशन में ट्रिक के साथ मिल जाएंगे. अगर आप चाहते हो कुछ प्रीवियस जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चेंज हुए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लोगों को मिल जाएगा. वो सेशन से आप लोग ये जान सकते हो कि जो भी हमारे वर्ल्ड में जो भी प्राइम मिनिस्टर और वो जो भी प्रेसिडेंट चेंज होते रहते हैं उससे रिलेटेड मैं ट्रिक के साथ वो सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ. तो अगर आप वो सेशन देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो ये बने हैं मलेशिया के. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. इब्राहिम रईसी अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ नेम्ड मोहम्मद मुकबर एज अ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट? इब्राहिम रईसी जो कि प्रेसिडेंट है, इन्होंने मोहम्मद मुकबर को पहला वाइस प्रेसिडेंट जो है बनाया. सो वो कहाँ के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और इब्राहिम रईसी भी कहाँ के प्रेसिडेंट है ये हमें बताना है. सो वो है ईरान के. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ईरान के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं इब्राहिम रईसी, इन्होंने वहाँ पर नए वाइस प्रेसिडेंट को बनाया है, वो है मोहम्मद मुकबर. सो ऑप्शन सी जो है, और पहले वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. बुद्धादेव गुहा passed away, he was belong to which of the following category? बुद्धादेव गुहा जो है उनका रिसेंटली निधन हुआ है तो वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइटर. वो राइटर थे बुद्धादेव गुहा जिनका रिसेंटली देहांत हुआ. सो वो जो है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे.
वो बंगाली राइटर थे। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज वन द 2021 प्रेजर प्राइज फॉर आर्किटेक्चर। 2020 का प्रेजर प्राइज आर्किटेक्चर के लिए किसने जीता है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। एनी लेकेटन एंड जीन फिलिप वैसल जो है, इन दोनों ने प्रेजर प्राइज आर्किटेक्चर के लिए जीता है। ऑप्शन ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज बीन रिनेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है उसको रिनेम किया गया, कौन सी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के ऊपर उसे रिनेम किया गया, ये हमें बताना है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद जो है, अब उस अवार्ड का नाम होगा मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं होने वाला है, उनका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 42, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बार्क इंडिया। बार्क इंडिया के जो नए सीईओ बने उनका नाम क्या है? सो वो है नकुल चोपड़ा। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार्क के जो नए सीईओ बने हैं वो है नकुल चोपड़ा। बार्क का फुल फॉर्म क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी कमीशन इन 2022। इंडिया का पहला फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है ये, जिसका नाम पूछा जा रहा है, जो कि कमीशन किया जाएगा 2022 में। सो वो है ऑप्शन बी, INS विक्रांत। एंड इसे अनाउंस किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, एंड इसे बिल्ड किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि में इसे बिल्ड किया गया है। ठीक है, सो ये कंप्लीटली इंडियन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है जो कि 2022 से कमीशन किया जाएगा, INS विक्रांत जिसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिस। काफ़ी बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर है वो पूछे जाता है। सो आप लोगों को सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंपॉर्टेंट है उसके हेडक्वार्टर्स ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में वैसा क्वेश्चन बनता है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पेरिस में कौन सा हेडक्वार्टर है? OECD, ICC एंड ISRO। OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ICC का होता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ISRO का होता है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका जो हेडक्वार्टर इन सभी का पेरिस में है। सो बाकी भी अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर देखना चाहते हो तो सेशंस ऑलरेडी इससे रिलेटेड सेशन जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। सो वो भी आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 45, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है वो हर साल कौन से दिन मनाया जाता है? सो आंसर हो जाएगा ऑन 5 जून मनाया जाता है एनवायरमेंट डे, जिसका थीम था इस साल का इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को जो है वो जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम है वो अवेलेबल है। सो इस स्लाइड में आप लोगों को जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज कौन से वो ध्यान में रखने होंगे। 3 जुलाई को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, जिसका थीम था रिबिल्ड बेटर टुगेदर। 15 जुलाई को आता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जिसका थीम था रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। 22 जुलाई को था वर्ल्ड ब्रेन डे, जिसका थीम था स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। 28 जुलाई को था वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ये 28 जुलाई को मनाया जाता है, हेपेटाइटिस कांट वेट। 29 जुलाई को था ग्लोबल टाइगर डे और इंटरनेशनल टाइगर डे, जिसका थीम था देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स एंड सो ऑन। ये लिस्ट आप रीड कर सकते हो और ध्यान में भी रख सकते हो। सो डेज आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि डेज से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 46, विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 324। सो आर्टिकल 324 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इलेक्शन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 324। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए अगेन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो कि पूछे जाते हैं वो गिवन है। सो ये आपको रीड करना होगा फॉर योर एग्जामिनेशन। सो ये एक स्लाइड है एंड एक और स्लाइड है जिसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, मैंने प्रीवियस भी एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पे भी 2 स्लाइड्स आप लोग के लिए मेंशन की, अभी अगेन 2 स्लाइड्स आपको मेंशन की, कुछ कॉमन हुए होंगे बट आपको ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, 3rd स्लाइड में आर्टिकल 80 रिलेटेड टू क्या है? राज्यसभा। आर्टिकल 81 रिलेटेड टू लोकसभा। देन आर्टिकल 331 रिलेटेड टू जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल रिलेटेड टू MP, MLA एंड MLC से रिलेटेड आर्टिकल्स है। कितनी सीट्स है, ये सारी चीज़ें मैंने ये स्लाइड में मेंशन की है। सो ये आप लोगों के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये पूरा आपको पढ़कर जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ द नावल स्टाफ। नावल स्टाफ के न्यू वाइस चीफ अपॉइंट हुए, इनका नाम है ऑप्शन सी, वाइस एडमिरल SN घोरमडे बने हैं नए नावल स्टाफ के वाइस चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
Question number 48. India's first podcast taxi to operate between Xavier Airport and Film City. Where is Xavier Airport located? इंडिया का पहला टैक्सी जो है वो ऑपरेट किया गया Xavier Airport and Film City. सो Xavier Airport जो है वो कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में है Xavier Airport. ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49. विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर ओथ एंड अफर्मेशन? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन के लिए प्रोविजन दिया गया? सो वो है 3rd शेड्यूल. सो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को सारे 12 शेड्यूल पता चल जाएंगे. टोटल 12 शेड्यूल्स है एंड हर एक शेड्यूल में किसके प्रोविजन के बारे में बताया गया है ये सारा मैंने हाईलाइट किया हुआ है. जैसे फर्स्ट शेड्यूल में आप देख सकते हो कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज. सो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है. देन सेकेंड शेड्यूल में जो कंटेन प्रोविजन एज अ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब कि जो भी पोस्ट होती है गवर्नमेंट बड़ी पोस्ट उन लोगों के लिए सेकेंड शेड्यूल में दिया, जिसकी प्रेसिडेंट, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, स्पीकर, देन ये सारी चीज़ें आप मेंशन की गई है. ठीक है, देन 3rd शेड्यूल में जो है ओथ और अफर्मेशन. 4th शेड्यूल में अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड सो ऑन. सो आपको ये 12 शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या क्या प्रोविजन दिए गए, ये सारे पता होने अगेन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 50. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अनवेल स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन डैश. एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर जो है उन्होंने महात्मा गांधी जी का जो स्टैचू है वो कहाँ पर अनवेल किया? तो वो है जॉर्जिया में. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. जॉर्जिया में जो है वो महात्मा गांधी जी का जो स्टैचू है वो एस जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है उन्होंने वहाँ पर वो स्टैचू को अनवेल किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 51. इंडियन मेंस हॉकी टीम डिफीटेड डैश टू विन देयर फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल इन 41 ईयर्स. इंडियन हॉकी टीम ने कौन सी टीम को हराकर अपना पहला ओलंपिक में मेडल आफ्टर 41 ईयर्स उन्हें हासिल किया? तो वो है ऑप्शन बी, जर्मनी. उन्होंने जर्मनी को हराया है. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, कितने साल बाद हराया ये भी ध्यान में रखना है, 41 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू सीक इलेक्शन टू MP राज्यसभा इज डैश. मतलब राज्यसभा के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए पर्सन की? सो वो है 30 ईयर्स. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, MP की, MLA की, जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, इन सारे के जो भी हम इलेक्शन होते हैं सो उन लोगों को कितनी एज लिमिट होनी चाहिए और वो कौन से आर्टिकल के तहत इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है? तो ये सारा इस चार्ट में गिवन है, जिसके आप देख सकते हो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन तीनों की एज लिमिट होनी चाहिए 35 ईयर्स. देन लोकसभा का जो MP एंड MLA है उसका 25 ईयर्स होना चाहिए. देन MP और MLC की होनी चाहिए 30 ईयर्स. जज अगर सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट होना चाहते हो 65 ईयर्स होनी चाहिए. एंड अपर एज लिमिट फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ यूनियन कमीशन का अगर मेंबर होना है सो 65 ईयर्स जो है वो एज लिमिट होनी चाहिए. देन हाई कोर्ट के जज के लिए 62 ईयर्स. देन अपर एज लिमिट फॉर द मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन, जैसे यूनियन कमीशन का 65 ईयर्स है उसी तरह स्टेट कमीशन का 62 ईयर्स है. देन पंचायत के मेंबर के लिए 21 ईयर्स एंड म्यूनसिपैलिटी के मेंबर के लिए भी 21 ईयर्स. एंड साथ ही इसका आर्टिकल भी गिवन है. सो ये चार्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिमम एज लिमिट का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैबिनेट हैड डिसाइडेड टू रिमूव द नेम ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी फ्रॉम द ओरंग नेशनल पार्क? सो कौन सी स्टेट कैबिनेट ने डिसाइड किया गया है कि वो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का जो नाम है वो हटा देगी फ्रॉम द ओरंग नेशनल पार्क? ठीक है, सो ओरंग नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट से आता है ये भी अगर आपको पता होगा सो आप इसका आंसर बता सकते हो. सो वो है ऑप्शन डी, असम. सो असम की जो स्टेट कैबिनेट है उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि वो राजीव गांधी जी का जो नाम है वो हटा देगी ओरंग नेशनल पार्क से. ठीक है, सो ओरंग नेशनल पार्क जो है वो असम में है. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसके अलावा कौन से और नेशनल पार्क जो है जो असम में वो है नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क. इसको कैसे याद कर सकते हो आप, इसके लिए मैंने ट्रिक आप लोगों के साथ एक सेशन अगर आप लोगों ने मेरा देखा होगा नेशनल पार्क का जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को कवर अप किया है वो भी ट्रिक के साथ, तो आपको ये ट्रिक पता होगी. फिर भी हम डिस्कस करते हैं. ट्रिक जो है वो है माना ना मेरी गया आसाम का जीरा लाने. ठीक है, अब आसाम स्टेट का है इसलिए आसाम का एज इट इज़ आसाम लिया है. ना मेरी तो क्या किया मैंने, ना मेरी मतलब नहीं माना, ना मेरी एज इट इज़ दिया हुआ है. ठीक है, मानस से क्या लिया, माना, माना ना मेरी. ठीक है, और कहाँ गया, आसाम गया. क्या खाने गया, जीरा खाने गया. जीरा से क्या, काजीरंगा, वहाँ से जो कीवर्ड है वो जीरा लिया हुआ है. सो माना ना मेरी गया आसाम का जीरा लाने. क्या किया, माना ना मेरी गया आसाम का जीरा लाने. सो असम में कौन से हो गए, मानस, नामेरी एंड
काजीरंगा और एक और कौन सा है, ओरंग। सो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। और भी अगर बाकी स्टेट के आप ध्यान में रखना चाहते हो, याद करना चाहते हो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ, सो आप लोगों के लिए जो ट्रिक है और जो नेशनल पार्क्स है वो आपको जो सेशन है नेशनल पार्क का उसमें अवेलेबल है। सो आप वो सेशन अगर देख लोगे सो आपको सारी जितनी भी स्टेट्स है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो सारे याद हो जाएंगे ट्रिक की मदद से। सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 54 देवदार ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम। देवदार ट्रॉफी जो है वो कौन से गेम से रिलेटेड है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिकेट। देवदार ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट गेम से रिलेटेड है। इसके अलावा क्रिकेट से कौन से ट्रॉफी से रिलेटेड है, रणजी, ड्यूलिप, विजय हजारे ट्रॉफी, देवदार ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सारे ट्रॉफीज जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। और भी है वो आपको नेक्स्ट टाइम में पता चलेगा। सो ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलता है कि कुछ कप, कुछ ट्रॉफीज जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जैसे कि हॉकी आप देख सकते हो इस स्लाइड में मैंने हॉकी के सारे जो कप है इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे थे वो सारे मैंने मेंशन किए। जैसे कि आगा खान कप, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी, सुरजीत सिंह कप, ठीक है, संधिया गोल्ड कप। सो ये आपको ये कंप्लीट जो चार्ट है ये आपको ध्यान में रखना है कि हॉकी से कौन सा रिलेटेड है। नेक्स्ट में जो है वो क्रिकेट है, क्रिकेट से कौन सा रिलेटेड है। एंड उसके बाद जो आता है वो आता है फुटबॉल। सो ये 3 स्पोर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज है जो मैंने मेंशन किया है वो आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि फुटबॉल में आप देख रहे हो संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो वो फुटबॉल से रिलेटेड है और हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो किससे रिलेटेड है। इसलिए मैंने ये सारे जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन किया है, सो आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। Recently, 4 sites from India were added to Ramsar list as a wetland of international importance. What is the total of Ramsar site in India after the addition of this 4? नई 4 रामसर साइट को जो है वो घोषित किया गया एंड आफ्टर 4 ऐड करने के बाद अब टोटल रामसर साइट इंडिया में कितनी हो गई है ये हमें पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46। पहले 42 थी, अब 4 ऐड कर दी गई। कौन सी? बिंदावास, सुल्तानपुर, ढोल एंड वधवाना, ठीक है। ये 4 जो है ये रामसर साइट को जो है वो ऐड किया गया है एंड अब टोटल 46 हो चुकी है। दिस 2 वेटलैंड इन गुजरात, इनमें से 2 गुजरात की है, ढोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वधवाना वेटलैंड्स, ठीक है, एज वेल एज सुल्तानपुर नेशनल पार्क इन गुरुग्राम, ठीक है। सो एंड बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन झाझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। सो ये ध्यान में रखना है कि 2 गुजरात की है, ढोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वधवाना। सुल्तानपुर की जो है वो गुरुग्राम में है एंड बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वो झाझर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ढोल एंड वधवाना रिलेटेड टू गुजरात, सुल्तानपुर रिलेटेड टू गुरुग्राम एंड बिंदावास रिलेटेड टू हरियाणा, ठीक है। ये 4 वेटलैंड साइट को ऐड किया गया है। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें आप लोगों के साथ ये मेंशन किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो अब 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी है। धोलावीरा एंड रमप्पा टेम्पल जो है ये 2 जो है इन्हें ऐड कर दिया गया। पहले 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, अब 40 हो चुकी है। गुजरात का जो धोलावीरा है उसे ऐड कर दिया गया एंड कटकटिया रुद्रेश्वरा रमप्पा टेम्पल जो है जो कि तेलंगाना में है इसे भी ऐड कर दिया गया। सो आप ये देख सकते हो धोलावीरा जो हरप्पन सिटी ऑफ धोलावीरा में आती है, इसे वर्ल्ड नीचे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बन गया है एंड ये जो टेम्पल है रमप्पा टेम्पल तेलंगाना का ये भी ऐड हो चुका है। तो 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई एंड 46 रामसर वेटलैंड साइट हो चुकी है, ठीक है। मरीना ट्रेंच इज फाउंड इन, मरीना ट्रेंच जो है वो कहाँ पर पाया गया, वो है पैसिफिक ओशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो मरीना ट्रेंच को, ये एक बहुत बड़ा ऐसा होल है, ठीक है, जो कि पैसिफिक ओशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर फ्रॉम द हाउस एवरी 2 years? हर 2 साल में राज्यसभा के कितने मेंबर्स को रिटायर किया जाता है, कितने मेंबर्स रिटायर होते हैं फ्रॉम द हाउस? सो वो है 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर द डैश। रिक्टर स्केल जो है इनमें से क्या मेजर करती है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्पीड ऑफ एयर कौन मेजर करता है, एनीमोमीटर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटोमीटर एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर जो है वो सैलिनोमीटर करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से कौन सा रिवॉल्यूशन रिलेटेड है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लैक रिवॉल्यूशन। ये चार्ट में आप लोगों को सारे रिवॉल्यूशन गिवन है, उनकी फील्ड्स गिवन है, सो आप ध्यान में रख सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है जो फील्ड और प्रोजेक्ट होता है उसका जो रिलेटेड कलर होता है वही रिवॉल्यूशन होता है। आप देख सकते हो एग्रीकल्चर रिलेटेड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट रिलेटेड टू वाइट रिवॉल्यूशन, फिश एंड एक्वा रिलेटेड टू ब्लू रिवॉल्यूशन, हॉर्टिकल्चर हनी एंड फ्रूट्स रिलेटेड टू
गोल्डन रिवॉल्यूशन एंड सो ऑन। सो ये सारे रिवॉल्यूशंस आपको ध्यान में रखने, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल्स है, तो वो है 448। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है एंड 12 शेड्यूल्स है। ठीक है, पहले जो है वो 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे, 22 पार्ट्स था एंड 8 शेड्यूल थे। बट जनवरी 26, 1950 से जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है इन्हें कब लाया गया, ये कब आए, यह जनवरी 26, 1950 से इन्हें लाया गया। द डे दैट इंडिया सेलिब्रेट ईच ईयर एज अ रिपब्लिक डे, मतलब 26 जनवरी 1950 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल्स है इन्हें लाया गया था। ठीक है, पहले 395 थे बट अब बढ़ चुके 448, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो कितने आर्टिकल्स है अभी, ऑप्शन डी 448। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 62, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द नेशनल फिल्म अवार्ड 2020 इन द बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी। सो नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी में किसे अवार्ड दिया गया, ऑप्शन ए कंगना रनौत जो है इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया फॉर हर फिल्म मणिकर्णिका एंड पंगा के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर नेशनल फिल्म अवार्ड का जो है वो चार्ट गिवन है, किसको बेस्ट फीचर फिल्म मिला, किसको बेस्ट हिंदी फिल्म मिला, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्शन, चिल्ड्रन फिल्म। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 63, हीराकुड रिजर्वॉयर इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। हीराकुड रिजर्वॉयर जो है वो कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है, तो वो महानदी के ऊपर बनाया गया है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज अडैप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। जो पार्लियामेंट्री मतलब कि जो आइडिया आया पार्लियामेंट फॉर्म करने का, वो कौन से कंट्री से लिया गया है। सो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूके। यूके से जो है वो आइडिया आया पार्लियामेंट्री फॉर्म करने का। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 65, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सो वो है 11। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले जो है वो 10 हुआ करती थी। ठीक है, अब जो है टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो 11 है। 86 अमेंडमेंट जो आया 2002 में, तब उस टाइम पे एक ऐड किया गया। इससे पहले 42nd अमेंडमेंट जो 1976 का था, तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ करती थी। सो एक जो ये ऐड हुई है 2002 में हुई और टोटल अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये कब लाया गया। ठीक है, पहले 1976 जो 42nd अमेंडमेंट था तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ करती थी, बट 86 अमेंडमेंट जो 2002 में आया तब वन मोर एक और जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड की गई, वो हुई टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, 49th पैरेलल इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। 49th पैरेलल जो है वो कौन से दो कंट्री लाइन की बाउंड्री है, सो वो है यूएसए एंड कनाडा। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएसए कनाडा की जो बाउंड्री लाइन है वो है 49th पैरेलल। इसके अलावा कौन सी बाउंड्री लाइन्स इंपॉर्टेंट है, रैटक्लिफ लाइन जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में, डूरंट लाइन जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, मैकमोहन लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड चाइना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। 24th पैरेलल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का है। सो ये सारी लाइन्स जो है ये आपको ध्यान में रखनी है, बाउंड्री लाइंस बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट। सो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट जो है वो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो वो है यूपी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस स्लाइड में देख सकते हो कि यहाँ पर सारी स्टेट्स की लोकसभा सीट्स जो है वो गिवन है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की देख सकते हो सबसे ज़्यादा सीट्स होती है यूपी में 80 एंड सेकेंड हाईएस्ट जो होती है वो होती है महाराष्ट्र में 48। ठीक है, सो ये हमारी लोकसभा सीट्स हमारे स्टेट्स की एंड यूनियन टेरिटरीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 68, विच डैम इन इंडिया हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट मेन स्ट्रीम डैम इन द वर्ल्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेहरी डैम। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट मेन स्ट्रीम वाला डैम वर्ल्ड में कौन सा है, तो वो है तेहरी डैम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चार्ट में हाईएस्ट डैम इन द इंडिया दिया हुआ है तेहरी डैम जो कि उत्तराखंड में है, जो कि भागीरथी रिवर के ऊपर है, लोकेशन है उत्तराखंड। लॉन्गेस्ट डैम जो है वो हीराकुड डैम है जो कि उड़ीसा में आता है, रिवर महानदी के ऊपर में, लोकेशन है उड़ीसा।
ओल्डेस्ट डैम जो है वो है कलनाई डैम जो कि तमिलनाडु में आता है, रिवर कावेरी के ऊपर में, लोकेशन है तमिलनाडु। लार्जेस्ट डैम जो है वो है भाखरा नंगल डैम जो कि हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में आता है, रिवर सतलज के ऊपर से बनाया गया है, लोकेशन है पंजाब। सो ये भी आपको रिमेनिंग भी ध्यान में रखना है एंड क्वेश्चन में जो मैंने पूछा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 69, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर। एटमॉस्फेरिक लेयर पे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो एटमॉस्फेरिक लेयर का करेक्ट सीक्वेंस क्या है ये पूछा जा रहा है। सो सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फियर, देन आता है स्ट्रेटोस्फियर, देन आता है मेसोस्फियर, देन आता है थर्मोस्फियर, देन आता है एक्सोस्फियर। सो आप ये पिक्चर की फॉर्मेशन से आप ध्यान में रख सकते हो। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक लेयर्स। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो आइनोस्फीयर आता है वो बिटवीन मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फियर आता है। ठीक है, आइनोस्फीयर जो आता है वो बिटवीन थर्मोस्फियर एंड मेसोस्फियर आता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, व्हेन वाज द पिन कोड सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में पिन कोड सिस्टम कब आया? सो वो आया ऑप्शन ए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1972 में लाया गया पिन कोड सिस्टम। पिन कोड जो होता है वो 6 डिजिट नंबर होता है, जिसमें सबसे पहला नंबर होता है रीजन इन इंडिया, सेकेंड होता है सब रीजन, थर्ड होता है सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट एंड लास्ट 3 होते हैं पोस्ट ऑफिस कोड। ठीक है, सो इसे जिप कोड या फिर एरिया पोस्टल कोड भी कहा जाता है। सो ये पहली बार 15 अगस्त 1972 में आया, जिसमें 6 डिजिट होते हैं और आप लोगों को बताया मैंने कौन सा डिजिट क्या मेंशन करता है। ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो पर्टिकुलर सर्कल के बारे में बताते हैं। ठीक है, देन जो थर्ड डिजिट होता है वो सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताता है और लास्ट 3 डिजिट जो है वो पोस्ट ऑफिस, जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर का जो पोस्ट ऑफिस है उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 71, विच हिल स्टेशन इज कॉल्ड एज अ क्वीन ऑफ सातपुड़ास। क्वीन ऑफ सातपुड़ा कौन से हिल स्टेशन को बोला जाता है? सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पचमढ़ी को बोला जाता है क्वीन ऑफ सातपुड़ास। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 72, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मेंशन इन इंडिया। कौन से आर्टिकल के अंदर में जो है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में मेंशन किया गया है? सो वो हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 61। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति है उनकी महाभियोग की जो प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 61 के अंदर में किया गया है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 73, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। हमें क्या करना है, करेक्ट वर्ड जो है जो रिलेट करता है वो हमें फिक्स करना होगा। सो टच रिलेटेड टू क्या है? फील है। सो ग्रीट रिलेटेड टू क्या हो जाएगा? टच क्या होता है? एक फीलिंग इफेक्ट होता है। उसी तरह ग्रीट क्या होता है? एक्नॉलेज करना होता है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीट इज रिलेटेड टू एक्नॉलेज, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ए बी जेड वाई का जो है वो रिलेशन सी डी एक्स डब्ल्यू के साथ किया हुआ है, उसी तरह ई एफ वी यू का क्या होगा? अगर आप लोगों को अपोजिट लेटर्स पता होंगे सो आप इसका आंसर इजीली मार्क कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखते हो यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए का जेड हो रहा है। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ए का जेड, देन हो रहा है बी का वाई। ठीक है, ए बी हो गया, फिर उसके बाद सी का क्या होता है? सी एक्स, देन क्या होता है? डी डब्ल्यू, देन ई का क्या है? वी, एफ का क्या है? यू, ई एफ, तो फिर क्या आएगा? जी और एच। फिर जी का क्या होता है अपोजिट? जी का अपोजिट होता है जी टी और एच का होता है एस, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। समझ आया? मतलब पहले ए बी था, फिर सी डी था, फिर ई एफ था, तो पहले जी एच आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो जेड वाई एक्स डब्ल्यू एंड वी यू था, ये जो गिवन लेटर अपन ने पहले 2 लिए थे इनके अपोजिट थे। सो आंसर हो जाएगा जी एच टी एस। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ कि अपोजिट लेटर्स को याद कर लीजिए, अदरवाइज एग्जामिनेशन में ए से लेकर एम तक के लिख लेना एंड एम के बाद नीचे एन लिखना है, मतलब ए टू एम आप लोगों को लिखना है, आफ्टर दैट एम के नीचे एन लिखना है और फिर ओ से पूरा जो रिवर्स है जेड तक वो आपको रिवर्स पूरा ए के नीचे तक आना है। ठीक है, इसी तरह आपके अपोजिट जो है वो फॉर्म्ड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए जो है वो बी की सिस्टर है। ए एंड बी आर सिस्टर्स। सो ए बी क्या है? दोनों भी सिस्टर्स है। ठीक है, मतलब कि दोनों फीमेल होगी। फीमेल को हम डिनोट करेंगे सर्कल से, मेल को करेंगे स्क्वायर से एंड कपल को करेंगे स्टार से। ठीक है, ए इज द मदर ऑफ डी। ए जो है वो डी की मदर है। सो हम ऐसा बना देंगे
ठीक है। बी हैज़ अ डॉटर सी, बी के पास बी को क्या है, एक डॉटर है, कौन है, सी, ठीक है। हु इज मैरिड टू एफ, जिसने शादी की है एफ के साथ, ठीक है। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी जो है वो ए का क्या है, हस्बैंड है। हाउ सी रिलेटेड टू डी, अब सी का रिलेशन पूछा है डी के साथ। आप ये देख सकते हो कि जो सी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कज़िन हो जाएंगी, ठीक है। सी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कज़िन हो जाएगी। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन दोनों के जो मदर्स है वो दोनों क्या है, सिस्टर्स है, ठीक है। सो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कजिन्स हो जाएंगे, ठीक है, कजिन सिस्टर हो जाएगी वो। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मिसिंग सीरीज से रिलेटेड है। अब आप लोग इसमें देख सकते हो, सबसे पहले क्या हो रहा है, 100 के बाद 50 है, दैट मीन्स क्या हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ है, +2 हुआ है। फिर अगेन क्या हुआ है, डिवाइडेड बाय 2, 26 2 52 होता है। अगेन क्या हुआ है, फिर -2, मतलब पहले डिवाइडेड बाय 2 फिर +2 हुआ, फिर डिवाइडेड बाय 2 हुआ, फिर क्या हुआ है, अगेन +2 हुआ है। मतलब डिवाइडेड बाय 2 और +2 की जो सीरीज़ है वो क्या हो रही है, फॉलो होती जा रही है। नेक्स्ट क्या आएगा, फिर डिवाइडेड बाय 2, सो डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 14, ठीक है। एंड 14 के बाद देखो +2 16 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा जो लॉजिक है वो करेक्ट क्रिएट हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और हमारा जो सीक्वेंस था वो था डिवाइडेड बाय 2 +2 डिवाइडेड बाय 2 एंड +2। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 77। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विकास सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर ओनली सन। अब सबसे पहले हम यहाँ पर विकास को बना देते हैं। अब विकास ने क्या बोला है कि शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब ये ग्रैंडफादर है, ठीक है। ग्रैंडफादर का जो इकलौते सन है उनकी ये क्या है, डॉटर है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, विकास की क्या बन जाएगी, वो सिस्टर बन जाएगी। यही रिलेशन पूछा है ना हमें, यही रिलेशन पूछा है ना। तो सबसे पहले जो कहता है, जो पॉइंट करता है उसका बनाना और उसी से रिलेशन स्टार्ट करना। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, विकास से सबसे पहले विकास को बनाया। विकास ने क्या बोला है, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर। उनके ग्रैंडफादर का जो इकलौता सन है उनकी वो डॉटर है, तो वो विकास क्या हो जाएगा, उसका भाई हो जाएगा, और विकास की वो क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इफ -10 फॉर डिवीजन, माइनस क्या है, डिवीजन डिनोट करता है। प्लस क्या है, प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन क्या डिनोट करता है, डिवीजन डिनोट करता है divide sign for the subtraction and into is for the addition. Which of the following sequence is correct? इनमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ऑप्शन ए। 18 डिवाइडेड बाई 3 है, सो डिवाइड के जगह पे हमें क्या करना है, -18 -3, इंटू की जगह पे क्या है, +2, प्लस की जगह पे क्या करना है, इंटू 8, और माइनस की जगह पे क्या करना है, डिवाइड करना है। अकॉर्डिंग टू बॉडमा सबसे पहले किया जाता है डिवाइड, ठीक है। 18 -3 +2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 ऐसा किया हमने, तो क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें, 10 दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे या इसको सॉल्व करोगे तो आप 2 3 6 कर दोगे, फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट में आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो आंसर आएगा ये पॉइंट में आएगा। 10 से ये रिलेट कर रहा है क्या, नहीं, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स ये जो है ये गलत हो रहा है। देन हम बात करते हैं ऑप्शन बी की। 18 माइनस की जगह पर क्या करना है, डिवाइड करना है, प्लस की जगह पर क्या करना है, प्लस की जगह पर इंटू करना है, इंटू की जगह पर क्या करना है, हमें प्लस करना है, एंड लास्ट डिवाइड की जगह पे हमें 6 करना है। सो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 3 6 18 होगा, 6 इंटू 2 + 8 - 6, देन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, 12 + 8 - 6, 12 + 8 कितना होता है, 20 - 6 कितना होता है, 14। यस, ये जो है हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया ये हमारा करेक्ट आ गया। दैट मीन्स हमारा जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है, आफ्टर अप्लाई जो भी हमें कंडीशन दी थी वो करने के बाद भी जो है हमारा आंसर जो है वो सेम आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ऑप्शन ए से स्टार्ट करना है और उसे सॉल्व करना है, क्विकली सॉल्व करना है और आंसर मार्क करना है, ठीक है। ये नहीं करना है पहले बी को करते फिर सी को करते फिर डी को करते, अल्टीमेटली कर तो देखना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। सो आपको ऑप्शन ए से स्टार्ट करना है, जो भी आंसर होगा, जो भी करने के बाद आंसर आ जाएगा वो आपको मार्क करना होगा, या आपको ध्यान से प्रॉपर नहीं करना है। यहाँ पे बॉडमास रूल अप्लाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिवीजन करनी होगी, देन आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, देन आप प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ब्रैकेट्स गिवन तो सबसे पहले आप लोगों को ब्रैकेट सॉल्व करने होंगे, आफ्टर दैट आप लोगों को डिवीजन करनी होगी। आप लोगों को
बॉडमास रूल पता ही होगा, ठीक है। अगर आप बॉडमास रूल आप लोगों को नहीं पता, आप जानना चाहते हो, तो आप मैथ्स की मैराथन का सेशन है उसमें आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट रिलेटेड वर्ड लगाना है। नॉवेल्टी रिलेटेड टू ओल्डनेस। अब नॉवेल्टी मतलब क्या होता है, क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू, कुछ भी चीज़ न्यू डिफरेंट होता है नॉवेल्टी। सो नॉवेल्टी का अपोजिट दिया हुआ है ओल्डनेस। सो न्यूनेस का क्या आएगा, अगेन अपोजिट आएगा। तो न्यूनेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटीक्विटी। एंटीक्विटी मतलब क्या होता है, एंशियंट पास्ट, ठीक है। जो भी एंशियंट टाइम्स में होता है वो होता है एंटीक्विटी। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 रिलेटेड टू रॉन्ग नंबर सीरीज। यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई फिल इन द ब्लैंक हमें नहीं दी है। इससे पहले हमने एक मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ा, अब ये जो है ये रॉन्ग नंबर सीरीज है। काफ़ी सिंपल सा सीरीज है अगर आप स्क्वायर्स जानते हो तो, ठीक है। सो 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है, 484 जो है वो 22 का स्क्वायर है, 529 जो है वो 23 का स्क्वायर है, 566 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था 24 का स्क्वायर। यहाँ पे जो करेक्ट स्क्वायर चाहिए था वो 24 का स्क्वायर चाहिए था, जो कि था हमारा 576 ना कि 566, इसलिए ये गलत हो जाएगा। एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कि जो रॉन्ग नंबर है वो है 566। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। अ रैट रन 20 फीट टूवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स टू राइट टर्न्स 10 फीट। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम रीड करेंगे एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। इसको रीड करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो जैसे जैसे हम क्वेश्चन रीड करेंगे वैसे वैसे हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा, अ रैट रन टूवर्ड्स 20 फीट टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब कि वो ईस्ट में गया है 20 फीट, ठीक है। ये जो डैश डिनोट करता है ना, ये फीट को डिनोट करता है, गॉट इट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, टर्न्स टू राइट रन 10 मीटर। अब उसने एक राइट टर्न लिया रैट ने और वो 10 फीट चला। एंड टर्न्स टू राइट रन्स 9 फीट एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट रन 5 फीट। क्या बोला जा रहा है, अब पहले 20 ईस्ट गया, देन एक राइट टर्न लिया 10 फीट भागा, फिर उसके बाद एक और राइट टर्न लिया, ठीक है। वो राइट टर्न आएगा इस साइड जो कि होगा 9 फीट का, देन अगेन टर्न टू लेफ्ट रन 5 फीट। अब क्या किया, यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और कितना फीट गया यहाँ से लेफ्ट टर्न लेने के बाद, 5 फीट, ठीक है। इतना समझ आया। अब एंड देन टर्न टू लेफ्ट 12 मीटर। अब क्या किया है, 12 मीटर लेफ्ट, तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे और बचा हुआ 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया। एंड फाइनली टर्न टू लेफ्ट एंड रन 6 फीट। लास्ट में 6 फीट क्या लिया, एक लेफ्ट टर्न लिया, तो 5 तक का तो ये हो जाएगा और बचा हुआ 1 जो है ये ऊपर हो जाएगा, गॉट इट। सो ये 6 का जो है ये लास्ट था। नाउ what direction is that rat facing? रैट फेसिंग मतलब कि रैट जो है अब कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, आप देख सकते हो वो ऊपर का डायरेक्शन फेस कर रहा है, दैट मीन्स नॉर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 82। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें अगेन रिलेटेड करेक्ट वर्ड को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आता है जेन्युइन रिलेटेड टू ऑथेंटिक। जेन्युइन मतलब क्या होता है, रियल, नॉट आर्टिफिशियल, सिंसियर, ये होता है जेन्युइन। उसका क्या बोला जा रहा है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब भी क्या होता है, ट्रू। जो जेन्युइन होता है उसे ऑथेंटिक कहा जाता है। देन मिराज। मिरेज मतलब क्या हो जाएगा, मिरेज मतलब हो जाएगा एन इल्यूजन कॉज्ड बाय द हॉट एयर कंडीशन, ठीक है। हॉट एयर कंडीशन के वजह जो इल्यूजन होता है उसे कहा जाता है मिराज। सो इसका करेक्ट हो जाएगा मिराज। मतलब कि जेन्युइन, इसका जो ऑथेंटिक था ये सिनोनिम था, सेम मीनिंग था, तो मिराज का सेम मीनिंग हो जाएगा इल्यूजन। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अगेन डायरेक्शन से रिलेटेड है, क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड सॉल्व करते जाएंगे। आशीष ट्रैवल 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। आशीष ने ट्रैवल किया 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। देन टेक लेफ्ट टर्न एंड ट्रैवल 3 किलोमीटर। उसके बाद एक लेफ्ट टर्न लिया और 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। ही टेक्स राइट टर्न एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर। अब एक राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। ही अगेन टेक अ राइट टर्न एंड ट्रैवल 8 किलोमीटर। अब उसने एक और राइट टर्न लिया और 8 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो ये 3 हो जाएगा और ये बचा हुआ 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली राइट टर्न 1 मोर टाइम एंड ट्रैवल 3 किलोमीटर। और एक और बार राइट टर्न लेके 3 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल किया। हाउ फार इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अब वो कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर है, ठीक है। अब उसका क्या पूछा जा रहा है हमें,
सो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली ये हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ये तो 10 था बट यहाँ पे ये 3 है, सो ये बचा हुआ 2 हो जाएगा, तो टोटल इसका जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इस साइड का लेंथ कितना है हमारा, इस साइड का लेंथ जो है वो है हमारा टोटल 5 किलोमीटर। आप इस साइड का पूछा है ना, टोटल कितना है 5 किलोमीटर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 144 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इन दोनों का एडिशन करेंगे कितना आ जाएगा 169। तो 169 को अगर अंडर रूट ऑफ 169 कितना हो जाएगा 13, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 13। हाइपोटेनस थ्योरम लगाए, आई होप आपको समझ आएगा। हाइपोटेनस थ्योरम मतलब आप लोगों को पता होगा वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। एक साइड का स्क्वायर कितना है 12 स्क्वायर है, दूसरे साइड का स्क्वायर कितना है 5। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 169, अंडर रूट ऑफ 169 इज जो है 13। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अब हमें डायरेक्शन भी पूछा है, किसका डायरेक्शन पूछा है, अभी वो कौन से डायरेक्शन में है। सो वो अभी कौन से डायरेक्शन में आएगा साउथ ईस्ट। सो डी इसका करेक्ट आंसर होगा 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। समझ आया। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। अगेन जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू हमारा डायरेक्शन ही है। सो अरुणा वॉक 30 किलोमीटर नॉर्थ। अरुणा जो है वो 30 किलोमीटर नॉर्थ जा रही है। देन उन्होंने क्या लिया, एक राइट टर्न लिया है और 30 किलोमीटर जो है वो वॉक किया है। देन शी टर्न राइट एंड वॉक 55 किलोमीटर। अब एक और, पहले 30 किलोमीटर गई, देन एक और राइट टर्न लिया, एक और 30 मीटर गई, अब वो अगेन एक और राइट टर्न ले रही है एंड वो 55 किलोमीटर वॉक कर रही है। तो 30 ये हो जाएगा और बचा हुआ नीचे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल 55। देन शी लेफ्ट टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट टर्न करने के बाद वो 20 मीटर वॉक करती है। सो लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा लेफ्ट टर्न, जो कि 20 किलोमीटर ये आ जाएगा। देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। अब एक लास्ट लेफ्ट टर्न लिया है और 25 मीटर वॉक किया, मतलब कि यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मीटर्स अवे एंड इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन कौन सी थी, ये थी। एंडिंग पोजीशन कौन सी है, ये वाली है। सो कितना डिस्टेंस हो जाएगा 30 + 20 कितना हो जाएगा 50। बट अभी हमें क्या पूछा है, वो कौन से डायरेक्शन पे है अभी। सो अभी कहाँ पर है, वो ईस्ट में, तो 50 मीटर ईस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा नंबर सीरीज से रिलेटेड। 1 1 6 6 11 11, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 16 का 16। बट उसके बाद वाला सीरीज क्या होगा, ये तो हमने कर लिया 1 1 6 6 11 11 16 16। तो अगर आप देख सकते हो, अगर 1 से 6 की तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है, तो कितने का डिस्टेंस आया 5 का। देन 6 से 11 की तरफ जाए तो कितने का आ रहा है 5 का। 11 से 16 की तरफ कितने का आ रहा है 5 का। तो 16 से जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो +5 टर्म आएगी, तो 16 प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 21। समझ आया, मतलब वो दो नंबर कॉमन आ रहे थे, तो 16 आप लोगों ने फाइंड कर लिया। बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। सो नेक्स्ट नंबर पता करने के लिए यहाँ पे तो ऑप्शंस बी इजी अवेलेबल थे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया था। बट अगर ऑप्शंस में 16 कॉमा और समथिंग दिया रहता तो आपको सेकेंड के लिए भी लॉजिक क्रिएट करना होता। सो सेकेंड के लिए लॉजिक ये था कि जो 1 से 6 आता है वो +5 पे आता है, फिर 6 to 11 जो आता है वो +5 पे आता है, 11 to 16 भी +5, दैट मीन 16 + 5 दैट इज 21 जो है वो करेक्ट सिक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। सो 16, 21 दैट इज ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। फ्लो रिलेटेड टू रिवर। रिवर क्या करती है, फ्लो करती है। तो स्टेगनेंट मतलब कि क्या होता है, जो स्थिर होता है, जो हिलता डुलता नहीं है, वो क्या होता है पुल, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कंटिन्यूसली फ्लो होती है वो होती है रिवर, तो स्टैग्नेंट क्या होता है पुल होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 रिलेटेड टू डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। एम इज द सन ऑफ पी। एम जो है वो सन है पी का। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। क्यू जो है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, ओ की, ठीक है। ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी। ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। एम का रिलेशन ओ के साथ पीछा हुआ है, सो एम का रिलेशन ओ के साथ क्या हो जाएगा सन का, क्योंकि वो अगर पी का सन है तो वो ओ का भी क्या हो जाएगा सन हो जाएगा, बिकॉज ओ एंड पी ये क्या दोनों हस्बैंड वाइफ है। सो एम जो है वो सन हो जाएगा ओ का, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज। 18 के बाद आ रहा है 15, 15 के बाद आ रहा है 36, 99, 228 एंड क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा धीरे धीरे जो है वो नंबर का जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो पहले क्या आ रहा है 7 आ रहा है, देन नेक्स्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 21 आ रहा है, नेक्स्ट 99 - 36 करते हो तो कितना आता है 63 आता है, 288 - 99 करते हो तो कितना आता है
189 आता है। तो अगर आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है, 7 3 21 हो रहा है, 21 3 63 हो रहा है, 63 3 189 हो रहा है, तो 189 3 कितना हो जाएगा, 189 3 हो जाएगा 567, 9 3 27 कैरी 2, 8 3 24 प्लस 2 26 कैरी 2, 3 प्लस 2 इज 5, तो 567 होता है। तो 567 जो है हम ऐड कर देंगे 288 में। अगर 288 में अगर 567 ऐड करते तो आंसर आ जाएगा 855। तो हमारा नेक्स्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 855। मतलब क्या हो रहा है, जो डिफरेंस आ रहा था उनमें भी जो नंबर्स आ रहे थे वो मल्टीप्लिकेशन हो रहे थे इनटू 3 से, ठीक है। सो 855 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मिसिंग टर्म रिलेटेड टू लेटर्स DHL। अब DHL में क्या हो रहा है कि D से जब आप H की तरफ जाते हो तब क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, क्योंकि D का जो कोड है वो कितना है 4 और H का कोड कितना है 8, दैट मीन्स +4 हुआ। फिर H के बाद आ रहा है L, H का कोड 8 है, L का कोड कितना है 12, दैट मीन्स अगेन +4 हो रहा है, ये समझ आ रहा है, ठीक है। फिर L से P के तरफ आ रहे हो, ठीक है, L का कोड कितना है 12, P का कोड कितना है 16, अगेन +4 हो रहा है, दैट मीन्स ये जो सीरीज है ये +4 से आगे मूव ऑन हो रही है, ठीक है। 16 हुआ, फिर P के बाद T क्या हुआ, +4 हुआ, फिर T के बाद X कितना हुआ है, +4 हुआ, X से अगेन B पे कितना आया, +4, मतलब दैट मीन्स सिंपल सा प्रॉब्लम है, सिंपल सा सीक्वेंस है ये, +4 हो रहा है। तो J का कोड कितना होता है, J का कोड होता है 10, तो फिर 14 किसका होता है, M का होता है 13 और N का होता है 14, तो N आ जाएगा सबसे पहले, इतना समझ आया, N आ जाएगा सबसे पहले, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। सो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट आपको अगर और N के ऑप्शंस अवेलेबल हो गए तो आपको और +4 करना पड़ेगा, समझ आया। सो N से अगर +4 करते हो तो 18 आता है, 18 किसका कोड है, R का कोड है, ठीक है। फिर अगेन +4 करोगे तो 22 आएगा, 22 किसका कोड है, V का कोड है। तो इसके लिए कोडिंग पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो आप कोडिंग को याद कर लीजिए, अदरवाइज आप एग्जामिनेशन में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको A to Z क्या करना है, सारे लेटर्स लिखने हैं, उनकी कोडिंग लिख लेनी है, अपोजिट भी एंड नेचुरल, जो नेचुरल पोजिशनल वैल्यूज़ है वो भी आपको पता होनी इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंपल सा था, इसमें जो था वो +4 हो रहा था, तो J के बाद जो +4 होना था वो N होना था, फिर J का कोड 10 था तो +4 कितना हो जाएगा 14 का कोड क्या है N, 14 + 4 कितना होगा 18 का कोड क्या है R, फिर 18 + 4 कितना होगा 22 का कोड क्या है V, तो NRV इसका करेक्ट कोड हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if in a certain code 95789 related to EGKPT, 246 related to ALUR, then how will 24539 बी रिटन इन दैट कोड। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या होता है ना कि वो गिवन नंबर जो होता है वो गिवन लेटर के लिए मेंशन दिया होता है। सो 2 के लिए अगर आप देख सकते हो 2 के लिए क्या है A है, सिंपल है ये बहुत। 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 के लिए देखो 2436 जो है वो L हो जाएगा, 4 का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा L हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या बोला है 5 का कोड क्या हो जाएगा 9 के बाद 5, तो E के बाद क्या है G, वो हो जाएगा उसका कोड। देन ALG, इतना देखो अभी आप देख सकते हो 3 ऑप्शंस में गिवन है, अभी भी कंफ्यूजन है, तो लास्ट अपन 3 का कोड निकालेंगे। 3 का कोड क्या हो जाएगा U, आप देख सकते हो 2436 में 3 का कोड जो है वो U है, ठीक है। सो U कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ALGUT। और आप देख सकते हो 9 का कोड जो है वो क्या है, 9 का जो कोड है वो है T, ठीक है, 9 का जो कोड है वो है T। अब आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 9 का जो कोड है वो E भी दिया हुआ है और वो T भी दिया हुआ है, लेकिन इन लोगों ने ऑप्शन में हमें T ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, सो हम इसका आंसर T ही मार्क करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ऐसा इस टाइप के प्रॉब्लम्स में होता नहीं है, जो नंबर होता है ना वही उसका कोड होता है, सो आपको ये ध्यान में रखना है। बट आपको इस टाइप का होता है अगर कि आपको टी का जो कोडिंग है वो डबल आया हुआ है, बट आपको ऑप्शंस भी तो अवेलेबल है ना, आपको ई का दिया ही नहीं है, आपको टी ऑलरेडी मेंशन है, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, ई रिलेटेड टू 5 अमेंडमेंट इज इक्वल्स टू 89 देन सेक्रेटरी इज व्हाट। मतलब ई जो है वो 5 है, ऐसा बोला जा रहा है कि ई जो है वो 5 है, तो अमेंडमेंट इज इक्वल टू क्या हो रहा है 89 हो रहा है। अब ई का कोड 5 दिया, दैट मीन्स आप इससे ये कंक्लूड कर सकते हो कि गिवन नंबर का जो कोडिंग है वो आप में लेना होगा। सो ए का क्या है 1, एम का कितना होता है 13, ई का क्या है 5, एन का क्या होता है 14, डी का क्या है 4, एम का क्या है अगेन 13, ई का क्या है 5, एन का क्या है 14 और टी का क्या होता है 20। अब आप इसको लॉजिकली
अगर देखोगे तो आप इनमें से ये हो सकता है डेफिनेटली इन लोगों की सारी सबकी सम ही 89 आ सकती है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो बहुत बड़ा होगा, डिवीजन हो नहीं सकता एंड माइनस आ नहीं सकता। दैट मीन्स जो नंबर्स है उनकी जो पोजिशनल वैल्यू है उनका डिजिट सम किया हुआ है, मतलब सबका जो है वो सम किया हुआ है, ठीक है, मतलब जो पोजिशनल वैल्यू है उसका सम एडिशन किया हुआ है। ये समझ आया? तो हम सेक्रेटरी का करेंगे। सेक्रेटरी एस का कोड कितना आता है 19, 1 बाय 1 हम नीचे लिखेंगे। ई का कोड क्या है 5, सी का कोड क्या है 3, 18 का कोड आर का कोड क्या है 18, ई का कोड क्या है 5, टी का कोड क्या है 20, ए का कोड क्या है 1, आर का कोड क्या है 18 एंड वाई का कोड क्या है 25। आप जब इसका एडिशन करोगे सो आपको आंसर मिलेगा 114। अब एक और ट्रिक बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका जो यूनिट डिजिट है वही ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे आप सबका यूनिट डिजिट जो है वो अलग अलग देख रहे हो। सो आप अगर यूनिट डिजिट भी ऐड करते हो, आपको यूनिट डिजिट भी पता चल जाता है, तो आंसर हो जाएगा 114, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। मिसिंग सीरीज है, 8 के बाद आया 29, तो ये क्या हो रहा है प्लस 21 हो रहा है। 29 के बाद 113 आ रहा है, अगर हम इसको माइनस करते हैं 113 माइनस 29 करते तो कितना आ जाएगा हमारा 84 आ जाएगा। सो आया 84। देन 113 माइनस डिफरेंस निकालते हैं 449 माइनस 113 करते तो कितना आ जा रहा है 336। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने प्रीवियस किया। 21 4 आ रहा है 84, 84 4 अगर हम करते तो आता है 336। तो उसी तरह 336 इंटू 4 करेंगे, तो 336 इंटू अगर 4 करते तो 6 4 24 कैरी 2, 6 4 12 प्लस 2 14 कैरी 1, 3 4 12 प्लस 1 13, 1344 आता है। सो ये 1344 हम 449 में अगर ऐड करते हैं सो आंसर आ जाएगा हमारा 1793। सो हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब जो डिफरेंस था उसमें भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 था। सो 1793 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, रिलेटेड टू क्या है हमारा सिलोजिज्म। सम कार आर बसेस, कुछ कार जो है वो क्या है बसेस है। ऑल कार आर केव्स, ऑल कार केव्स। क्या बोला है, सम केव्स आर नॉट बसेस, ये डेफिनेटली फॉल्स है। फिगर में देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव और अगर कंक्लूजन में कोई भी निगेटिव चीज़ आती है तो वो डेफिनेटली फॉल्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सम केव्स आर बसेस, सम केव्स आर बसेस, हाँ ये दिया हुआ है, सम केव्स आर बसेस जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देन है नो केव्स इज बसेस, ठीक है, नो केव्स इज बसेस ये भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आप लोगों को स्टेटमेंट पॉजिटिव एंड निगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। देन सम केव आर कार, सम केव आर कार, येस इट इज करेक्ट। सो ऑप्शन कंक्लूजन 2 एंड कंक्लूजन 4 फॉलो। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव और कंक्लूजन अगर नेगेटिव आता है तो वो डेफिनेटली फॉल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा आउटरेजियस। आउटरेजियस में से हमें क्या पता करना है कि इनमें से कौन से लेटर्स, कौन से वर्ड्स जो है वो फॉर्म नहीं होते हैं। फाइंड दिस वर्ड जो आउटरेजियस से फाउंड नहीं होता है, ठीक है। सो ग्रेट, ग्रेट में स्पेलिंग क्या रही है GREAT, GREAT ये मेंशन है, ठीक है। सो वो फॉर्म हो रहा है। देन आउटेज OUTAGE, यस ये भी फॉर्म हो रहा है। देन सूरत, अगर आप सूरत को देखते हैं SURAT ये भी फॉर्म हो रहा है। देन ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस जो ये वर्ड है अगर आप देखते हो उसमें डबल G है जो कि हमारे आउटरेजियस में नहीं है। दैट मीन्स ये जो है D इसमें नहीं फॉर्म्ड हो रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू रॉन्ग नंबर सीरीज। 4 इसके बाद जो 10 आ रहा है वो क्या हो रहा है +6 हो रहा है। 10 के पास जो 22 आ रहा है उसमें क्या हो रहा है +12 हो रहा है। 22 के बाद जो 46 आ रहा है उसमें क्या हो रहा है +24। 46 के बाद जो 96 आ रहा है उसमें क्या हो रहा है आपका +40 प्लस कितना हो रहा है 50 हो रहा है, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 6 के बाद 12 आया मतलब डबल हुआ, 12 के बाद 24 हुआ मतलब डबल हुआ। दैट मीन्स 24 के बाद क्या होना चाहिए था डबल होना चाहिए, जो कि कितना आना चाहिए था 48। 46 प्लस 48 मतलब वहाँ पर कौन सा नंबर प्लेस होना चाहिए था 46 प्लस 48 मतलब होता है 94, वहाँ पर होना चाहिए था 94, बट वहाँ पर क्या हुआ है +50 ऐड हुआ है, इसलिए वो जो है वो रॉन्ग नंबर हो जाएगा। 96 जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इस सीक्वेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर है वो डबल ऐड हो रहा है, मतलब +6 फिर उसी का डबल +12 फिर उसी का डबल +24 फिर उसका डबल क्या हो जाएगा 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कीमोथेरेपी से कौन से वर्ड इसमें से फॉर्म नहीं हो रही है हमें बताना है। MOTHER अगर आप देखते हो तो वो इजीली आपको इधर ही फॉर्म दिख रहा है MOTHER। देन थेरेपी अगर देखते हो तो थेरेपी भी यहाँ पर फॉर्म्ड है। देन पैंथर अगर आप देखते हो तो PAN आता है, तो N मेंशन है क्या यहाँ पर? नहीं, दैट मीन्स पैंथर जो है वो फॉर्म्ड नहीं हो रहा है कीमोथेरेपी वर्ड से, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97। इसमें एक ट्विस्ट ये है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि कैन बी फॉर्म्ड, मतलब कि कौन सा वर्ड जो है जो कि फॉर्म्ड हो रहा है रैशनलाइजेशन ये वर्ड से। अभी तक हमने कैसे क्वेश्चंस पढ़े कि गिवन वर्ड था उसमें से कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा था वो हम टिक कर रहे थे, ठीक है, कौन सा वर्ड नहीं बनता है। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा बन रहा है रैशनलाइजेशन से। सो वो हो जाएगा, हम देखते हैं सेंसेशन में 2S है, ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, दैट मीन्स। फिर हम देखते हैं अल्टरेशन में क्या हो रहा है, अल्टरेशन में AL, यस AL गिवन है, देन T गिवन है, ER, ऑप्शन ई जो है वो रैशनलाइजेशन में नहीं आता, इसलिए ये भी गलत हो गया। देन ट्रांजिशन अगर आप देखते हो तो TRANSITION, यस ट्रांजिशन वर्ड जो है वो गिवन पूरा फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इंटरनल में भी ई है और ई गिवन नहीं है, इसलिए ट्रांजिशन ऐसा वर्ड है जो कि रैशनलाइजेशन वर्ड से फॉर्म्ड हो रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से रीड करना होगा ताकि आप इसका आंसर जो है वो करेक्ट मार्क कर सको। यहाँ पे मैंने कैन बी को हाईलाइट करके रखा होता है, एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ भी हाईलाइटेड पार्ट नहीं होता है, हमें वो करेक्ट पूछा है, फॉल्स पूछा है, ये सारी चीज़ें खुद से रीड करनी होती है। सो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना होगा। जब आप क्वेश्चन रीड बिना करे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप गलत मार्क कर दोगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच आंसर फिगर इज द गिवन फिगर एम्बेडेड, मतलब कि कौन से आंसर फिगर में ये फिगर जो है वो छुपी हुई है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिगर ए। अगर आप फिगर ए को फॉलो करते हैं, देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल बना, ठीक है, फिर उसके बाद ये फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद ये लाइन फॉर्म हुई, ऐसा और ऐसा, ये पहले ही फिगर में जो है ये फिगर जो है वो कम्प्लीटली एम्बेडेड है। इसके अलावा आप देखते हो तो क्रॉस किया है फिगर 2 में, फिगर 3 तो बहुत ही डिफरेंट फिगर है, एंड फिगर 4 में कहीं पे भी फिगर 1 का नामो निशान में भी नहीं है, वो बिल्कुल भी फॉर्म नहीं हो सकती। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलोजिज्म से रिलेटेड। some teacher are student and all student are girl, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट बन चुका है। अब हमें कंक्लूजन देखना है। ऑल टीचर आर गर्ल्स फॉल्स हो जाएगा। ऑल टीचर आर गर्ल्स हमें पिक्चर में नजर आ रही है क्या? हमें स्टेटमेंट में हमने जो फिगर बनाई है उसमें ऑल टीचर आर गर्ल्स दिख रहा है क्या? नहीं, दैट मीन्स वो गलत हो जाएगा। सम गर्ल्स आर टीचर, येस सम गर्ल्स आर टीचर, इजीली हम देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये सम गर्ल्स आर टीचर का है, सो ये करेक्ट हो जाएगा। सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, येस इट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट हो जाएगा। कुछ गर्ल्स स्टूडेंट, ये भी करेक्ट है। ऑल स्टूडेंट आर टीचर, ऑल स्टूडेंट पूरे के पूरे स्टूडेंट जो है वो टीचर, नहीं ये गलत हो जाएगा। हमें फिगर में जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में सम का ही रिलेशन नजर आ रहा है, तो वो भी गलत हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 and 3 कंक्लूजन फॉलो, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें आने वाली नेक्स्ट फिगर को पता करना है, जो कि मतलब ये जो है पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। पेपर फोल्ड किया गया, उसे ओपन किया तो वो कैसा दिखेगा ये हमें बताना है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें कुछ इस तरह 2 सर्कल्स बने हुए हैं। दैट मीन्स जब भी वो ओपन होगा तो हर जगह पे ऐसे 2 सर्कल्स जो है वो फॉर्म हो गए, जो कि एक्स के फॉर्म में ऐसे फॉर्म हो जाएंगे। तो वो कौन से फिगर में नजर आ रहा है? फिगर 2 में नजर आ रहा है। फर्स्ट वाला तो वैसे ही एलिमिनेट होता है क्योंकि उसमें सिंगल सर्कल्स है, ठीक है। फिगर 4 भी गलत हो जाती है क्योंकि उसमें जो है वो प्लस में फॉर्म्ड हुआ है। ये कैसा होगा? क्रॉस में होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ का यहाँ पे आएगा और यहाँ का यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो 3 और 4 में जो है वो प्लस में फॉर्म्ड हो रहे हैं 2 सर्कल्स, सो वो गलत हो जाएंगे। सो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो हमें क्या बताना है? कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है। सो सबसे पहला है स्टेशन, STATION, ये फॉर्म्ड हो रहा है। देन है ट्रेडिशन, TRADITION, ये भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। देन मिनिस्टर MINISTER, ई जो है वो गिवन नहीं है, तो ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से फॉर्म नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज से रिलेटेड। अब रॉन्ग नंबर सीरीज हमें बतानी है 27 के बाद जो 125 आया है, वो 27 जो है वो क्या होता है? 3 × 3 × 3, मतलब कि क्या है वो 3 का क्यूब है। 125 क्या है? 5 का क्यूब है। 216 क्या है? 6 का क्यूब है। 343 क्या है? 7 का क्यूब है। मतलब ये क्यूब तो सारे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप
अगर इसे देखते हो तो 3, 5, 7 क्या है, ये ऑड नंबर्स है, लेकिन 6 क्या है, ये इवन नंबर है, इसीलिए जो 2, 1, 6 है ये गलत हो जाएगा। समझ आया? आप लोगों को ये जो ऐसा इस टाइप का रॉन्ग नंबर सीरीज कंफ्यूज करा सकता है कि 27 ये तो क्यूब है, तो सारे प्रॉपर फॉलो हो रही है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज है ही नहीं, तो फिर आप स्किप कर सकते हो क्वेश्चन को। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ऑड और इवन का है, ये 6 जो है वो इवन का क्यूब है, इसलिए गलत सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट फिगर क्या आएगा। ठीक है, अगर आप फिगर को अच्छे से फॉलो करते हो तो सबसे पहले ट्रायंगल है, ठीक है, देन क्या आ रहा है उसकी साइड में, सर्कल, देन आ रहा है स्क्वायर, देन आ रहा है एंगल। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि फिगर जो ट्रायंगल है वो मूव हो रहा है नेक्स्ट नीचे। ठीक है, अगर आप देख रहे हो ट्रायंगल के नीचे क्या है, स्क्वायर के बाद क्या है, एंगल, और एंगल के बाद क्या है, सर्कल। सो आप अगर आप ए फिगर को देखते हो तो सबसे पहले क्या है, ट्रायंगल है, देन क्या है हमारा स्क्वायर है, देन क्या है हमारा एंगल है, देन क्या है हमारा सर्कल है। ठीक है, हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज, अगर हमने फिगर को देखा तो पहले ट्रायंगल आता है, फिर स्क्वायर आता है, फिर एंगल आता है, फिर सर्कल आता है। नेक्स्ट फिगर में आप देखते हो तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया है, ट्रायंगल जो है वो नीचे शिफ्ट हो गया है, फिर स्क्वायर हो गया, फिर एंगल हो गया, फिर सर्कल हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो एक एक फिगर आगे जाती जा रही है। तो ट्रायंगल अब यहाँ पर आ गया है, तो नेक्स्ट में ट्रायंगल यहाँ पर होगा, फिर ट्रायंगल के आगे क्या आएगा, ट्रायंगल के आगे जो आएगा वो आता है स्क्वायर, स्क्वायर के बाद आता है एंगल, और एंगल के बाद आता है सर्कल। तो ऐसी वाली फिगर कहाँ पर मेंशन है, ऑप्शन 2 में मेंशन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यहाँ पे कुछ नहीं था, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट था शेप्स का। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। इन ए क्लास राजन गॉट 11th रैंक एंड ही वाज 31st from the bottom of the list of boy pass. 3 boys did not take the examination and 1 failed. What is the total strength of the class? अब हमें क्या निकालनी है, टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है, स्ट्रेंथ क्लास की निकालनी है। ठीक है, किसकी है, ये बॉयज़ की। अब बॉयज़ में स्ट्रेंथ निकालें तो उसमें क्या हो जाएंगे, पास्ड भी आएंगे और उसमें प्लस फेल्ड भी आएंगे। तो सबसे पहले हम पास निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम उसमें फेल को ऐड करके हम टोटल स्ट्रेंथ को निकालेंगे। तो सबसे पहले ये निकालना है हमें कि टोटल बॉयज़ कितने पास हुए। सो राजन जो था उसमें 11th रैंक था फ्रॉम द टॉप, एंड बॉटम से उसका 31st रैंक था। ठीक है, अब दोनों साइड से उसके 2 पोजीशन होगी, तो एक पोजीशन हमें माइनस करनी होगी। सो 31 + 11 कितना हो जाएगा हमारा, 42, -1 करेंगे तो 41 जो है वो टोटल बॉयज़ पास हो जाएंगे। इतना समझ आया कि उसका स्टार्टिंग से रैंक 11 था और एंडिंग से कितना था, 31st था, मतलब उसकी 2 पोजीशन इंक्लूड हो रही थी। हमें कोई भी एक लेनी होगी, ईदर फ्रॉम द बॉटम और फ्रॉम द टॉप। सो 2 पोजीशन में से एक पोजीशन हमें माइनस करनी होगी। ठीक है, सो एक पोजीशन मतलब टोटल कितने हो गए, 42 हो गए। 42 में से एक राजन की जो डबल आई हुई पोजीशन वो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 41। दैट मीन्स टोटल बॉयज पास्ट कितने हो जाएंगे, 41। अब ये तो सिर्फ पास्ट बॉयज हुए, व्हाट अबाउट फेल्ड, 3 boys did not take the examination, मतलब 3 ने तो एग्जामिनेशन दी नहीं, तो वो 3 भी ऐड करना पड़ेगा हमें, और एक बच्चा फेल हो गया, एक बच्चे को भी ऐड करना पड़ेगा। 41 + 3 44 + 1 45। दैट मीन्स द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 45। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? ये क्वेश्चन जो था ये ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगेन वन फ्रॉम ऑर्डर एंड रैंकिंग। रमन इज अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, वो 10वीं क्लास का बच्चा है। इन हिज क्लास हीज पोजिशन इज 16 फ्रॉम द टॉप। अब 16 से उसकी टॉप पोजिशन है एंड बॉटम से उसकी 49th पोजिशन है। ठीक है, 2 पोजीशन दिए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अभी मैंने आपको बताया किस तरह निकालना। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो एक सेम स्टूडेंट होता है, उसकी 2 पोजीशन दी होती है, टॉप से भी और बॉटम से भी, तो उसकी कोई भी एक पोजीशन को आपको माइनस करना होगा। ठीक है, सो 16 + 49 हम ऐड करेंगे, 16 + 49 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और उसकी एक पोजीशन को माइनस करेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 64। क्यों? क्योंकि वो 11th रैंक पे, दैट मीन्स उसके पहले 10 लोग हैं और वही रैंक को हम 49 कंसिडर करते हैं, तो उसके बाद भी तो बाकी बच्चे हैं ना, 48 बच्चे ना। सो उसकी कोई भी एक रैंक को हमें, पोजीशन को हमें ऐड करना होगा, एक को माइनस करना होगा, इसलिए हम 1 माइनस करते हैं। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि मैम 1 माइनस क्यों कर रही है। 1 इसलिए माइनस कर रही है क्योंकि रमन की 2 साइड की पोजीशन गिवन होती है, टॉप की भी एंड बॉटम की भी, और अगर एक ही स्टूडेंट को अगर मैं 2 बार काउंट करूँगी तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुझे उसकी एक ही पोजीशन को ऐड करना होगा। ठीक है, इसलिए मैं -1 करती हूँ। ठीक है, सो 64 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट क्या बोला, कौन सा वर्ड कैन बी फॉर्म्ड आया हुआ है, इनमें से एनवायरमेंट से कौन सा वर्ड फॉर्म्ड होगा ये हमें बताना है। ठीक है, सो एनवायरमेंट से कौन सा वर्ड फॉर्म होगा, सबसे पहले आता है एमिनेंट। एमिनेंट अगर आप देखते हो तो EMINENT
ENT, ठीक है। सो एन जो है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। देन ई भी है, EMINT, सभी वर्ड्स है, दैट मीन्स ये वर्ड ही फॉर्म हो गया, मतलब ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप एंट्रेंस पे जाते हो, सो एंट्रेंस के बारे में देखते हो तो सी ऑप्शन में गिवन नहीं है। एंटरटेन में आते हो डबल टी, तो वो भी नहीं है। देन मूवमेंट में आते हो तो वी आता है, वी ऑप्शन में है, लेकिन ओ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन नहीं है, यहाँ पे जो है डबल एम जो है वो गिवन नहीं है, इसलिए मूवमेंट जो है वो फॉर्म्ड नहीं होगा। सो एमिनेंट ए, ऑप्शन ए में ही हमें सीक्वेंस मिल चुका था कि वो वर्ड जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू हमारा है सिटिंग अरेंजमेंट। सो ये जो है ABCDEFG आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग ईस्ट, क्या कर रहे हैं। अब आप लोगों को मैं बार बार, अगर आपने मेरे प्रीवियस कोई रीजनिंग के सेशन देखे हो तो मैं आपका जब भी सिटिंग अरेंजमेंट आता है तो ये चीज़ बोलती हूँ कि आपको लेटर्स को काउंट करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मेंशन होता है कि 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ लाइन और 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कल, बट जब मेंशन नहीं होता है प्लीज़ काउंट करना है आप लोगों को लेटर को, क्योंकि वो हर बार 8 नहीं होते, कभी कभार वो 7 होते हैं या फिर वो 9 होता है। सो इस क्वेश्चन में भी 7 है, काउंट कीजिए। ABCDEFG मतलब हो गए 7, मतलब 7 पर्सन, मतलब 7 लोग जो है वो ईस्ट फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो सी इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ डी, सी जो है वो क्या है, डी का इमीडिएट राइट है। अब ईस्ट फेस करे तो हम कुछ इस तरह हमारी अरेंजमेंट बनेगी, ठीक है। सी इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ डी, सी जो है वो डी का इमीडिएट राइट है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। और जब ईस्ट डायरेक्शन होता है तो ईस्ट में आपको ये ध्यान में रखना है कि ऊपर जो आता है वो लेफ्ट आता है और नीचे जो आता है वो राइट आता है, ठीक है। सो हमारा पहला कहता है सी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो डी के नीचे आएगा सी, समझ आया ये बात, ये ध्यान में रखना है। ईस्ट के जो ऊपर जाना है, ऊपर मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है, और नीचे मतलब क्या होता है, राइट। सो सी इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी, बना दिया। डी इज एन एक्सट्रीम एंड एंड हैज अ ई एंड हैज़ ई एज हिज नेबर, मतलब बी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है और उसका जो नेबर है वो है ई, तो हम ये साइड में लिख कर रख देंगे कि बी ई जो है वो इमीडिएट नेबर है और बी जो है वो एंड पे है, ठीक है। अब कौन सा एंड है ये एग्जैक्टली नहीं पता तो हम अभी पुट नहीं कर सकते। डी इज थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, डी जो है वो साउथ एंड से जो है वो थर्ड है। अब डी को अगर हम थर्ड पोजीशन पे प्लेस करते हैं 1, 2 एंड 3, साउथ एंड मतलब नीचे से ही आएगा, तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, तो हमारी अरेंजमेंट बन जाएगी अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब 7 पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, उसका इमीडिएट क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, इतना प्लेस हो गया। अब व्हाट आर द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे कौन है ये पूछा जा रहा है, लेकिन एक स्टेटमेंट हमारा स्किप हुआ है जो कि जी इज बिटवीन ई एंड एफ, जी जो है वो ई और एफ के बीच में, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, जी यहाँ पे आ जाएगा और रिमेनिंग लेटर जो बचा हुआ है ए वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीटली रेडी हो चुका है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हु आर द पर्सन आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा हुआ है, तो वो है बी एंड ए एंड बी जो है दोनों एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए, सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब 6 फ्रेंड्स जो है वो सर्कल के अंदर प्लेस्ड है और वो सारे के सारे क्या फेस कर रहे हैं, इनसाइड द सर्कल, मतलब कि सेंटर फेसिंग है, ठीक है। सो ये 6 सर्कल हमने अरेंजमेंट बना लिया। अब स्टेटमेंट को रीड करेंगे एंड पुट करेंगे। रूना, चारू एंड परी आर फीमेल्स, ठीक है। ये 3 क्या है, फीमेल्स है। वरुण, मानू एंड प्रकाश आर मेल्स, ठीक है। ये तीनों क्या है, मेल्स है। मानू इज बिटवीन वरुण एंड प्रकाश, मानू जो है वो प्रकाश और वरुण के बीच में है, ठीक है। अब एग्जैक्टली हम वरुण और प्रकाश को नहीं बता सकते तो हम इसके 2 अरेंजमेंट्स बनाएंगे। एक बार वरुण को इस साइड प्लेस करेंगे और एक और अरेंजमेंट बनाएंगे 6 सीटिंग की, उसमें एक बार वरुण को हम उसके राइट में प्लेस करेंगे, मतलब एक बार वो लेफ्ट में आएगा एक बार वो राइट में आएगा, क्योंकि बिटवीन बोला जा रहा है तो हम दोनों का पोजीशन नहीं बता सकते जब तक वो प्रॉब्लम आगे नहीं जाता है, ठीक है। सो हमने इस तरह 2 अरेंजमेंट बना ली। जब भी पॉसिबिलिटी आती है तो जितनी पॉसिबिलिटी बनाओगे उतना क्विक आंसर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है चारू इज बिटवीन परी एंड रूना, चारू जो है वो परी और रूना के बीच में, सो डेफिनेटली चारू जो है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। बट परी और रूना के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, ठीक है। चारू जो वो यहीं पे आएगी दोनों अरेंजमेंट पे, बट परी और रूना नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, वरुण एंड परी आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट मीन्स वरुण के सामने क्या बोला है, परी आ जाएगी, तो दोनों अरेंजमेंट में वरुण के सामने परी को प्लेस करना है आप लोगों को। सो बचा हुआ क्या हो जाएगा, रूना का प्लेस इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे भी रूना का प्लेस इस साइड आ जाएगा, ये समझ आ गया। अब एक कोई ऐसा स्टेटमेंट आएगा जो हमारा दोनों में से एक अरेंजमेंट को गलत कर देगा,
ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या पढ़ते हैं, पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ रूना इज मेल। रूना के जो राइट का पर्सन है वो क्या है, मेल है। अब रूना का राइट क्या है, ये, और इसका पर्सन क्या आ रहा है, वरुण, तो ये क्या आ रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे रूना का नेक्स्ट क्या है, चारू, ये क्या आ रही है, फीमेल, ये क्या हो गया, गलत। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आने वाला नेक्स्ट स्टेटमेंट ऐसा आएगा कि जो अपनी एक कंडीशन को गलत प्रूफ करेगा। सो वो यही था, 2 अरेंजमेंट बनाई हम लोगों ने, बहुत क्विकली हमारा क्वेश्चन बन गया, और हमारा एक जो स्टेटमेंट कुछ ऐसा आता है कि जो वो अरेंजमेंट को गलत साबित कर देता है। सो वो है रूना, मतलब जो पर्सन है रूना के राइट में वो मेल है, तो वो वरुण है, इसलिए वो वाला अरेंजमेंट करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग जस्ट टू द राइट ऑफ प्रकाश। प्रकाश के जस्ट राइट में कौन है, वो है परी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोगों को सेटिंग अरेंजमेंट आता है तो एक ही चीज़ रिकमेंड करना चाहती हूँ कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है वो बनाइए, आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। अगर आप वहीं का वहीं लिखोगे, क्रॉस करोगे, राइट करोगे, मार्क करोगे, फिर वो लिखोगे, फिर गलत करोगे, फिर एक और करोगे, तो वो गलत में आप क्या करोगे ना, बहुत चीज़ें वहाँ पे मिस्टेक्स कर दोगे, गलत आंसर फॉर्म करोगे। कभी कभार हमारा अरेंजमेंट इसी वजह से बनता नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, इसलिए सिंपल सा रूल है, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट पजल सॉल्व करते हो जितनी पॉसिबिलिटी फॉर्म हो सकती है उतनी बना लीजिए, जल्दी आंसर आएगा और एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 109। फॉलोइंग क्वेश्चंस हैज अ 4 ऑल्टरनेटिव्स अमंग 1 कंप्लीट द फिगर। अब इनमें से कौन सा एक पिक्चर जो है वो फिगर को कंप्लीट करेगा। सो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। जब भी मैंने ये क्वेश्चंस पढ़ा, आप लोगों को हर बार बोला है कि एलिमिनेशन वाला अगर आप करोगे तो आप जल्दी आंसर पाओगे। आप देख सकते हो इस फिगर में क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है ये इस कॉर्नर को पॉइंट नहीं कर रही है, मतलब कि मार्क नहीं करनी है, टच नहीं कर रही है, बट ए और बी में क्या कर रही है, वो टच कर रही है। दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब बात आती है सी और डी के बीच में। सी का अगर आप देखते हो तो ये जो लाइन है, ये 2 लाइन्स यहाँ पे फॉर्म्ड होती है, आप देख सकते हो, एक ये वाला लाइन फॉर्म होता है और एक ये वाला लाइन, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है, एंड प्लस बीच में जो है वो हाफ स्क्वायर फॉर्म्ड हो रहा है। लेकिन अगर आप सी में देखते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 लाइंस बहुत पास में फॉर्म्ड है और कोई स्क्वायर फॉर्म नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो भी गलत होता है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को और क्वेश्चन का आंसर करेक्ट मार्क करना है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा 110। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम फॉर्म में हमें बताना है, रिलेशन बताना है एनिमल, कैट और ह्यूमन का। सो इनमें से कौन सी वेन डायग्राम करेक्ट होगी जो कि रिलेशन करेक्ट बताएगी एनिमल, कैट और ह्यूमन का। सो एनिमल क्या है, एक प्रकार की, कैट जो क्या है वो एनिमल ही है, कैट क्या है, एक प्रकार की एनिमल ही है। सो ये अगर हमने एनिमल बनाया तो इसमें कैट बन जाएगी, बट ह्यूमन जो है वो इससे रिलेट करता है क्या, नहीं, तो ह्यूमन क्या बनेगा, बाहर बनेगा। सो ऑप्शन 3 ऐसी फिगर फॉर्म्ड हुई है, इसलिए वेन डायग्राम कौन सी है, ये ऑप्शन 3 वाली करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ये इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये रिलेशन क्या करना है, आप लोगों को एक दूसरे से रिलेट करना है और रिलेट करके आप लोगों को जो वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज हमने डिस्कस किए 110 क्वेश्चंस। ये 110 क्वेश्चन जो थे इसमें रीजनिंग था और आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट था। आई होप आपको ये सेशन कंप्लीटली समझ आया होगा। आपको जो भी दिक्कत जा रही है और आप जो भी सेशन चाहते हो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आप लोगों को आपकी एग्जामिनेशन एकदम कामली और अच्छे से देनी है। आपकी एग्जामिनेशन कल से स्टार्ट होने वाली है, एकदम कामली पेपर सॉल्व करना है, बिल्कुल भी प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। पेपर डिफिकल्ट भी आता है तो आप लोगों को एक सिंपल सा रूल ध्यान में रखना है कि हम जितना सॉल्व करेंगे हम एक्यूरेट सॉल्व करेंगे। एक्यूरेसी को मेंटेन रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग एक्यूरेट पेपर सॉल्व करके आएंगे उन लोगों का सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जितना भी सॉल्व करके आ रहे हो, जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो, या फिर वो कम क्यों ना हो, बट एक्यूरेसी की आदत डालोगे तो बहुत सही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सो एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, पेपर को कामली सॉल्व करना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करना है, एंड जो आपका जितना भी पेपर सॉल्व कर रहे हो आपको फुल कंसंट्रेशन से सॉल्व करना है, कहीं पे भी आपका कंसंट्रेशन नहीं जाने देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि एकदम कामली पेपर सॉल्व करना है ताकि आप जो भी आंसर करो वो करेक्ट मार्क करो। कभी कभार हम क्या करते हैं ना, हड़बड़ी में क्वेश्चन हमें आता हुआ भी हम गलत रॉन्ग करके आते हैं। सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका फिर हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बहुत बार सिलेक्शन 0.25 या फिर 1-2 मार्क्स से या फिर 0.5 मार्क्स से भी रह जाता है, तो हमारी छोटी सी मिस्टेक हमें सिलेक्शन होने से वो दूर कर देती है। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये सारे रूल्स को ध्यान में रख लीजिए, ये सेशन को एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों को सितंबर का भी रिकमेंड किया है, एंड आप लोगों को मैंने स्पोर्ट्स अफेयर भी रिकमेंड किया है, वो भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपकी जो भी क्वारी होगी, जो भी डिफिकल्टी होगी, आप टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे आके डिस्कस कर सकते हो।
अगर आप इसका ई बुक चाहते हो तो आप लोगों को मैंने बताया आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन पे इसका ई बुक मिल जाएगा। सो आप इसका ई बुक कोचिफाई के एप्लीकेशन से ले सकते हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड वन मोर थिंग, आपका पेपर होने के बाद जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, अगर आप लोगों को वो याद है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसे डालिए। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और आप इंस्टाग्राम पे भी जो क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए वो आप मेंशन कर सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।